दोपहर 3 बजे बड़े बॉस ने डोरेमोन को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। हेलो बिग बॉस। हेलो बड़ी बॉस। मुझे आपसे बात करनी है। मुझे आपकी शक्ल देखनी है। मैं आपको देख सकता हूँ क्या? अगर आप मुझे अपनी शक्ल दिखाएंगे तो मैं आपको गैजेट दूंगा। दोपहर 3:30 डोरेमोन से मिलने के बाद अब बड़े बॉस छोटा भीम से मिलना चाहते हैं। ओहो, कौन है ये बड़ा बॉस? आज तक दिखाई तो नहीं दिया। एक काम करता हूँ, ढोलकपुर से लड्डू लेकर जाता हूँ। लड्डू की खुशबू सूंघकर बड़े बॉस खुद मुझसे मिलने चले आएंगे। शाम 4 बजे अब बड़े बॉस थोड़े नॉटी हो गए हैं और वो बबल से मिलना चाहते हैं। ओह हाय, कितना अच्छा रूम है ये। टाउन्सविल में भी ऐसा रूम होगा तो मजा आ जाएगा। बड़े बॉस से कहती हूँ, बड़े बॉस, क्या टाउन्सविल में भी ऐसा ही रूम मेरे लिए बनवा दोगे? वहाँ पर मैं मेकअप करूँगी। शाम 4:30 बजे जाते जाते बड़े बॉस टीटू से मिलना चाहते थे। ओहो, हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। कोई बड़ा बॉस नहीं है, मुझे पता है, छुप के बैठा रहता है। अब से यहाँ का बड़ा बॉस मैं हूँ, समझे ना? ओहो शिनचैन, क्या कर रहे हो? कितनी बार मना किया है ना? जाओ और अपना काम करो। सर ग प ध नी सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा। मैं हमेशा मानता हूँ कि आर्ट और कॉमर्स वो साथ साथ चलने चाहिए। कई लोगों का ऐसा मानना है कि भाई एज एन आर्टिस्ट, एज ए क्रिएटिव पर्सन, आपका फोकस जो है क्रिएटिविटी पे ही होना चाहिए। पर मेरा मानना है कि भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। तो अगर कॉमर्स आर्ट के साथ चलती है और आप समय के साथ चलते हैं तो आपकी आर्ट भी उसकी उम्र बढ़ जाती है। और आज हम किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं जिनका मैं सबसे ज़्यादा सम्मान इसलिए करता हूँ क्योंकि बहुत कम उम्र में उन्होंने ये सामंजस्य बिठाया हुआ है। अभी तक हमने बहुत बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े मतलब उम्र में बड़े लोगों का किया है। आज मैं किसी बच्चे के साथ बैठा हुआ हूँ। और बेटा डोरेमोन, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? था बहुत ही क्लीशे ये इस तरह की ओपन करना, लेकिन आप जब इतने टैलेंटेड इंसान के साथ बैठे हो तो आप रेजिस्ट नहीं कर सकते हो कि यार एक बार तो वो चीज़ शुरू में करनी है। सर, मैं ये सारी वॉइसेस इतनी बार कर चुकी हूँ, लेकिन आई फील जब भी मैं करती हूँ तो मुझे खुद भी बहुत रिफ्रेशिंग लगता है और सब लोगों को भी बहुत आई रिफ्रेशिंग कैन लगता रिलेट। है। यस। तो तुम्हारे पास तो कैरेक्टर्स हैं, मेरे पास तो एक टाइम टिकर है। उसी को मैंने शायद कहते हैं ना डन टू डेथ, लेकिन अभी भी उसकी रेलेवेंस है। मतलब कहीं भी जाते हैं तो वो तालियां मिल जाती हैं, वो अटेंशन मिल जाती है। एक्चुअली हम कर करके थोड़ा सा शायद, बोर हो जाते हैं, पर हाँ। सबके लिए बहुत वो रिफ्रेशिंग नया होता है। है। Yes, किसी के सामने जब आप पहली बार करते हो, और दूसरा मैंने रियलाइज़ किया है कि जब आप लाइव किसी के सामने बोलो तो उसकी, मैंने कई बार ये रिएक्शन सुना है कि जब दोपहर 12 बजे सर मेरे गूज़बम्प्स हो गए। हाँ। मैंने तुम्हारे पॉडकास्ट में भी बताया था, इनफैक्ट आज रोल रिवर्सल का दिन है। आज मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आज सोनल बहुत खुश हैं, हूँ। वो रिलीव्ड हैं और मैं हमेशा रिलीव रहता हूँ क्योंकि जब मैं इंटरव्यू दे रहा होता हूँ तो भी मैं कोई तैयारी नहीं करता हूँ, जब मैं इंटरव्यू ले रहा होता हूँ तो भी हमारी तैयारी, पीछे बैठा हुआ नीलेश कभी कैमरा पैन करके दिखा दें, वो सारी तैयारी कर देता है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज रोल रिवर्सल इसलिए कि अभी तो आपने इनका पॉडकास्ट मोटा माउथ शो देखा ही हुआ है, इतने इंटरव्यूज़ उन्होंने लिए, उन्होंने मेरा भी इंटरव्यू लिया है, लेकिन आज मैं सोनल का इंटरव्यू ले रहा हूँ। मैं कहाँ था, मैं भूल गया। बहुत सौभाग्य है सर, अरे बाप रे। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। यस, डेफिनेटली, क्योंकि आप जैसे इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट, इतने सीनियर आर्टिस्ट, और आप इतना अच्छा बोलते हैं, इतने एक्सपीरियंस है आपको, और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, लेकिन नहीं, it's a huge आप thing करिए, for अच्छा लगेगा मुझे। पर मेरे पास शब्द भी तो होने चाहिए ना। No, इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर मी। थैंक यू। कोई यूज नहीं, हम लोग एक ही फ्रेटर्निटी के हैं एंड यू आर सो टैलेंटेड, तो ये बड़ा ऑब्वियस सी चॉइस थी हमारे लिए। पर मेरा जो मकसद था ये करने का वो ये था कि कुछ कहानियाँ हैं, हर आर्टिस्ट की ज़िंदगी में कहानियाँ होती हैं। हाँ। वो बाहर आए ज़रा, वो बाहर आए, ऐसी कहानियाँ। सक्सेस देखी है लोगों ने, है ना।
मोटा माउथ शो की सक्सेस देखी है, मोटा माउथ की सक्सेस देखी है, पर उस चमक धमक के पीछे बहुत सारा पसीना और खून सब बहता है। Yes. तो थोड़ा उस पर भी फोकस होना चाहिए ताकि लोगों को ये समझ में आए कि आर्टिस्ट की लाइफ आसान नहीं है। आसान नहीं है। लोगों को बड़ा लगता है ना कि अरे यार बोलने का ही तो काम है, अरे यार कैमरे के सामने खड़े होने का ही तो काम है, हम भी कर लेंगे। तो वो अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हमने कहा चलिए बात करते हैं। और मैं ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि जब मैं किसी इंटरव्यू के लिए जाती हूँ तो एक्साइटमेंट तो होती है, लेकिन आप क्योंकि ऑलरेडी इस इंडस्ट्री से हो तो आपके जो सवाल होंगे वो बहुत रिलेटेबल होंगे और बहुत अलग होंगे बाकियों से, सो इसलिए होपफुली सबसे पहले क्योंकि मैंने आर्ट और कॉमर्स की बात करी तो वहीं से शुरू करते हैं। जर्नी वगैरह तो बात करेंगे ही करेंगे। यू आर द फर्स्ट वंस अमंग्स द वॉइस आर्टिस्ट, और इसके लिए और ज़्यादा सम्मान है मेरे जहन में आपके लिए, थैंक यू सर, जिसने इस चीज़ का पोटेंशियल कहीं ना कहीं समझा कि ये भविष्य है। और आज नहीं, तकरीबन 5-6 साल पहले ये चीज़ शुरू करी। यस। फिर बीच में एक वक्त आया जब उसको फिलिप मिला, जब उसको एकदम बहुत ज़बरदस्त बूस्ट मिला, पर उसको शुरू करना और उसको कंसिस्टेंटली करते रहना, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। वो मोटिवेशन क्या था? जैसे आज हम भागते हैं ना नंबर्स के पीछे, और कई लोग होते हैं जो महीना भर करते हैं, नंबर नहीं आते हैं, फॉलोअर्स नहीं मिलते हैं तो निराश हो जाते हैं। व्हेन यू स्टार्टेड, व्हाट वाज द थॉट? और क्या ऐसा वक्त आया कि नंबर्स नहीं बढ़ रहे हैं तो यार छोड़ो, क्या करना है, नहीं छोड़ो, क्यों इसमें टाइम वेस्ट करना है? ऐसा फेज भी आया क्या कभी? हाँ, ऐसा फेज भी आया, बहुत शुरू से recently आया। मैं शुरुआत से बताती हूँ। एक्चुअली मैंने शुरू किया आई थिंक 2017-18 में। ओह माय गॉड, दैट अर्ली? क्या और बात? आई एम लकी कि ये जनरेशन में मैं पैदा हुई जब सोशल मीडिया शुरू हो रहा था। तो इट स्टार्टेड विद फेसबुक। फेसबुक पे मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते थे कि उन्हें पता चल गया था कि ये डोरेमोन की वॉइस है, क्योंकि मेरे कुछ आर्टिकल्स आ गए थे न्यूज़पेपर में। मैं स्कूल में थी, कॉलेज में थी, और मेरे इंटरव्यूज़ लेने शुरू हो गए थे लोग। सो इट स्टार्टेड वेरी अर्ली। 17 नहीं, 17 में मैंने स्टार्ट किया। ये मतलब मैं बहुत पहले की बात बता रही हूँ। आई थिंक आई पास्ड आउट इन 2009। तो 9-10 के आसपास से ही मेरे इंटरव्यूज़ छपने शुरू हो गए थे। सो लोगों को पता चल गया था कि सोनल कौशल है। अब सोनल कौशल से वो फेसबुक पे ढूंढ लेते थे। फेसबुक पे मुझे मैसेजेस आते थे कि मैम मिक्की माउस की वॉइस कौन है, डोनाल्ड डक की वॉइस कौन है, जो उनके बचपन के कार्टून्स थे। तो मुझे भी नहीं पता था कौन है। फिर लेकिन जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई 2013 में, तब मुझे पता चला कि ये इंडस्ट्री में बहुत सारे, मेरे लिए भी वो बहुत नए नए आर्टिस्ट थे। मतलब मेरे लिए जानना नया था कि अच्छा ये है, अरे सर आपने उनको वॉइस दी है। मैं खुद एज अ फ़ैन मिलती थी उनसे। तो मुझे लगा कि यार ये इतने सालों से काम कर रहे हैं और हम जानते ही नहीं हैं इन्हें, दिस इज़ नॉट फेयर। तो मैंने यूट्यूब पे इंटरव्यूज़, ऐसे ही मैं बैठ जाती थी लोगों के साथ, किसी भी एक स्टूडियो में बैठ के, एक फ़ोन रख दिया सामने और एक फ़ोन रख दिया यहाँ पे, वहाँ से वीडियो शूट हो रहा है, यहाँ से ऑडियो शूट हो रहा है, और कई मैंने वीडियोस खुद ही एडिट करके, कई किसी और ने हेल्प कर दी, ऐसे एडिट करके डाल दिए यूट्यूब पे। मुझे कुछ नहीं पता था कि यूट्यूब पे डालने से क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं। मैं बस डालती थी और वो लिंक अपने मैं फेसबुक पे, इंस्टा पे शेयर कर देती थी। शुरू हुआ है 17 में। और उससे पहले भी ना मैं कोलाज, छोटे छोटे कोलाज बना के डालती थी कि मैंने ये शो किया, इस शो में मैंने ये कैरेक्टर किया है, इस आर्टिस्ट ने ये कैरेक्टर किया है, इस आर्टिस्ट ने ये कैरेक्टर किया है, ताकि लोगों को पता चले कि ये भी हैं। और मैंने ऐसे करके इंटरव्यूज़ शूट करना शुरू किया यूट्यूब। अब डालती गई तो सब्सक्राइबर्स बढ़ते गए, 20,000 हो गए थे। पर मुझे बिल्कुल भी क्रेज़ नहीं था कि ये सब्सक्राइबर्स और चाहिए, क्योंकि पता ही नहीं था कुछ भी। ये भी नहीं पता था कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस होते हैं तो आपको एक सिल्वर प्ले बटन मिलता है। नथिंग, सिर्फ यूट्यूब चलाते थे हम म्यूज़िक सुनने के लिए। हाँ, तो ऐसे सब चल रहा था। उसके बाद एक बार मम्मी पापा आए मुंबई, और उन्होंने कहा कि ये कपिल शर्मा शो की शूटिंग कहाँ होती है बेटा, हमें कपिल शर्मा शो देखना है। मैंने कहा ठीक है, मैं पता करती हूँ। तो मुझे किसी ने बताया कि विजय विक्रम सिंह सर जो हैं वो कपिल शर्मा शो के वॉइस ओवर करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने आपको फ़ोन किया, आपने बोला हो जाएगा, कब जाना है, इस दिन शूट हो रहा है। मैंने कहा ठीक है सर, प्लीज़ करवा दो। अब हम आपकी वजह से वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक टीम मेंबर थी उनकी, उसने मुझसे कहा कि आपको परफॉर्म करना होगा।
तो मैंने कहा, मैं थोड़ी सी शर्मा रही थी, मैंने कहा कि यार, और मैं शर्माती बहुत थी तब परफॉर्म करने के लिए, तो मैंने कहा यार कि नहीं मतलब इतने लोगों के सामने और ये वो, और मैंने कहा कि चैनल का भी थोड़ा क्योंकि इशू होता है कि हम एक चैनल का कंटेंट दूसरे चैनल पे नहीं दिखा सकते। सो शी सेड अच्छा चलो देखते हैं, लेकिन आपका मैं इंटरेक्शन करवाती हूँ कपिल शर्मा के साथ। तो मैंने कहा अच्छा। अब कपिल सर ने मुझसे इंटरेक्शन के दौरान ही पूछ लिया कि आप क्या करते हो। मैंने कहा सर मैं वॉइस आर्टिस्ट हूँ। उन्होंने कहा अच्छा तो कुछ करके दिखाओ। मैंने करके दिखा दिया। जिस दिन वो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ है उस दिन तक मुझे यही लग रहा था कि वो पोर्शन नहीं रखेंगे चैनल दूसरा है, पता नहीं क्या होगा, मुझे लगा वो कट कर देंगे। बट वो तो टेलीकास्ट हो गया एंड हम लोग, मैं तो खैर बहुत ही खुश हो गई, मैं मम्मी पापा हम लोग साथ में बैठे थे, मम्मी पापा भी बहुत खुश हुए। एंड जैसे ही वो टेलीकास्ट हुआ, यू वोंट बिलीव, मेरे फ़ोन पे टिंग 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 टिंग, मतलब जितने मेरे स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, सबके मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे धड़ाधड़ फॉलोअर्स ऐसे बढ़ रहे हैं। यूट्यूब तो मैंने चेक ही नहीं किया क्योंकि यूट्यूब मेरे लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था ही नहीं, मेरे लिए वो एक वीडियोस देखने का प्लेटफॉर्म था। तो मैंने कहा यार ये अब मैं सबको कैसे रिप्लाई करूं, मैं तो सबको रिप्लाई करती थी उस टाइम तक। 5,000 कुछ मेरे इंस्टा पे थे, 20,000 यूट्यूब पे थे। अब मैंने कहा यार क्या करूं। तो मेरा एक फ्रेंड है जो मेरा स्टूडेंट भी रह चुका है, योगेश रोकड़े, वो भी यूट्यूबर है, हाँ योगी बोलता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप ना मैम आप एक वीडियो बनाओ और आप यूट्यूब पे डाल दो और उसमें आप सबको बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था एंड उसी में आप थैंक यू भी बोल दो। मैंने कहा ठीक है यार ये अच्छा आइडिया। तो मैं अपने घर में बैठी, कुछ लाइट का अंदाज़ा नहीं, कुछ माइक का अंदाज़ा नहीं, बस ऐसे फ़ोन रखा और थैंक यू का मैंने एक वीडियो बनाया। वो योगी ने ही एडिट किया और वो मैंने पोस्ट कर दिया। एंड अगले दिन मैं सुबह उठी तो देखा योगी की कॉल्स हैं, मैसेजेस हैं, एंड ही सेड कि मैम आपका वीडियो वायरल हो गया है। मैंने पहले तो सोचा मन में वायरल क्या होता है तो देखा तब तक कोरोना नहीं आया था ना? नहीं तब तक नहीं आया था। तब सर वायरल का मतलब पता भी नहीं था, जेन्युइनली नहीं पता था। वायरल फीवर ही होता था बस। हाँ, तो उसने कहा मैम देखो एक बार, उसने मुझे फिर बताया आप अपने यूट्यूब पे जाओ, वहाँ से यूट्यूब स्टूडियो पे जाओ और अब वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, एक रियल टाइम व्यूज़ दिखाता है। अच्छा। तो वो रियल टाइम यानी कि जो जितने व्यूज़ आपके बढ़ रहे हैं तो वो एक एक काउंट ऐसे ऊपर जाता रहता है। ओके। और मेरा वो काउंट उस टाइम पे धड़ 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 ऐसे बढ़ रहा था। मतलब वो वीडियो एक दिन में 10 लाख 1 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुका था। वाह। जो कि उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। उस टाइम पे अभी भी अभी एक्चुअली काफ़ी यूट्यूबर्स हैं, काफ़ी यूट्यूब चैनल्स हैं, तो हो जाता है, दिस इज़ वेरी कॉमन नाउ, बट उस टाइम पे नहीं था। और मेरे 20,000 से सीधा 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस हो चुके थे। बट आई वॉज नॉट एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज दैट वॉज नेवर माई गोल एंड आई डिड नॉट नो, सैडली आई डिड नॉट नो कि इसका मतलब क्या है, मतलब इससे क्या होगा। तो देन उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि नहीं अब आपको सिल्वर प्ले बटन मिलेगा, अब आप अपने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे थैंक यू करके एक पोस्ट डालो। एंड विद इन 2-3 मोर डेज मेरे 2 लाख भी क्रॉस हो गए थे। सो वो वीडियो ने जो मेरी लाइफ पलटी है, आज भी लोग मुझे मिलते हैं, मतलब सर 6-7 साल हो गए इस बात को, और मतलब मिलते हैं मुझे, सड़क पे मिलते हैं, कभी ऐसे कहीं भी मिल गए, हमने आपको कपिल शर्मा शो में देखा था। कपिल जी थैंक यू वेरी मच। यस, पहले तो आपको थैंक यू, आपने मुझे वहाँ पहुँचाया, एंड ऑलवेज अ बिग थैंक्स टू द कपिल शर्मा शो। तो उसकी स्टोरी ये थी कि उस एपिसोड के पहले श्रीराम सुब्रमण्यम है, वो उसके क्रिएटिव हेड थे, तो मैंने बताया था उनको। और जब वो शूट ख़त्म हो गया और उस श्रीराम से मेरी बात हुई, उसने कहा मज़ा आ गया, मतलब कमाल हो गया, उसने क्या किया उसने। तो व्हाट यू वर सेइंग कि मुझे पता नहीं था कि ये जाएगा भी कि नहीं जाएगा, वो मुझे पता था कि जाएगा क्योंकि वो बहुत खुश था। अच्छा, द क्रिएटिव टीम वाज वेरी हैप्पी। और जिन लोगों को ये नहीं पता कि मैं कपिल शर्मा में क्या वॉइस ओवर करता था, तो जो भी एपिसोड खास एपिसोड होते थे उसकी शुरुआत में, और अगर कोई अगले दिन खास एपिसोड आने वाला है तो उसका वॉइस ओवर की द कपिल शर्मा शो पर आज आई सोनल कौशल और हुई ढेर सारी मस्ती और धमाल। तो इस तरह से हम उसमें वॉइस ओवर किया करते थे। पर सर मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ हमें, मतलब मेरे लिए ये सारी वॉइसेस बहुत नॉर्मल है। राइट। तो जो मैं आपको पहले भी बोल रही थी ना कि मुझे ऐसा लगा यार क्या क्यों करना है, नहीं मतलब मैं थोड़ा सा वो हो रही थी, बट
वो जैसे आप बता रहे हो कि वहाँ पर लोग एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हो गए थे एंड Absolutely. जब मैंने परफॉर्म करके दिखाया था तो वहाँ की जो टीम थी, जो डायरेक्टर्स भी थे और सब लोग, पूरी टीम थी, मुझे नहीं पता था वो कौन कौन है, पर उन्होंने मुझे वहाँ से उठा के मुझे जो उनकी टीम वाली जगह होती है हाँ। वहाँ पर बिठाया, मुझे और मम्मी पापा को, और हमें बहुत अच्छे से उन्होंने Right. आप चाय लोगे, कॉफ़ी लोगे, क्या खाओगे पियोगे, तो सडनली मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ये लोग इसी पे एक सवाल आता है कि एज वॉइस आर्टिस्ट अब शायद जो लोग आ रहे हैं इंडस्ट्री में उनको ये पता है कि इससे फेम मिल सकता है, यस तो उनके जहन में फेम भी है। एक क्राइटेरिया है। मेरे जहन में नहीं था जब मैं 2010 में आया, आई एम श्योर तुम्हारे जहन में भी नहीं था। नहीं था। व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस, अगर हम और पीछे जाते हैं, जब जर्नी शुरू हुई, एक्सीडेंटली शुरू हुई या कैसे, मतलब आए कैसे वॉइसिंग में? और आई एम वेरी श्योर कि ये तो नहीं था कि हम फेमस होंगे या हमारा नाम होगा, हाँ, या बिल्कुल भी नहीं। पहचान मिलेगी। तो इस सवाल का जवाब मैं तुमसे लूँगा, बट आई थिंक वो जो सरप्राइज एलिमेंट है ना कि मैं गई और उन्होंने मुझे जब सुनने के बाद आगे बिठाया, वो इसीलिए है क्योंकि हम इस चीज़ को बहुत नहीं मानते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ है शायद। हाँ, हमारे लिए तो ये रोज़ का रोज़ काम का है ना। काम है, हाँ। हमारे लिए तो मतलब सो के उठे हैं तो भी हम एक करेक्शन भेजना है तो चलो भेज दिया। और घर पे वो भी रहता है, जैसे मेरे घर पे मुझसे कई लोग पूछते हैं कि क्या आप घर पे वाइफ टाइम पूछती तो ऐसे ही बताते हैं दोपहर 12 बजे। मैंने कहा पागल हो गए हो। मुझे भी बोलते मार हैं कई पड़ेगी। बार, आप उत्कर्ष को फ़ोन करके ऐसे दूसरी आवाज़ में तो नहीं बात करते, तो मैं यही बोलती हूँ पागल हो गए हो क्या? मेरे को तो साफ साफ कह देते हैं कि एक तो ये वॉइस ओवर और दूसरा वो मोटिवेशनल ज्ञान, घर में अगर दिया तो बाहर सोना पड़ेगा। हम लोग घर की मुर्गी है ना सर, दाल बराबर। दाल बराबर है। तो ये जब शुरुआत हुई कैसे हुई और क्या सोच थी, या कोई सोच थी ही नहीं कि इनोसेंस था वो? मैं बताती हूँ सर। हाँ। मेरी शुरुआत बहुत बचपन में हो गई थी। मेरी मम्मी ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर थी। Right. तो अब मम्मी जैसे डॉक्टर होते हैं तो वो कभी बच्चों को क्लिनिक में हाँ, ले of जाते course. हैं ना, तो मम्मी मुझे ले जाती थी कभी कभी, मुझे और मेरे भाई को। एंड वहाँ पर बच्चों के ये होते थे, प्रोग्राम्स होते थे, बहुत अलग टाइम था वो। तो मम्मी के कलीग्स ने कहा कि तुम्हारे बच्चे हैं तो इनको लेकर आओ बच्चों के प्रोग्राम के लिए। उसमें क्या होता था, एक माइक है, हाँ. ऐसे ज़मीन पे बैठ के एक माइक है, यहाँ पे 3-4 बच्चे बैठे हैं, वहाँ पर एक होस्ट, एक लेडी बैठी है, और वो हर बच्चे को कह रही हैं चलो आप क्या सुनाओगे। तो एक बच्चा बोलता है मैं चुटकुला सुनाऊंगा, मैं जोक सुनाऊंगा, मैं कविता सुनाऊंगा। पूरा हिंदी में हम लोग वो करते थे। तो कोई बच्चा कविता सुना रहा है, कोई एक छोटी सी कहानी सुना रहा है, कोई जोक सुना रहा है। और ये ब्रॉडकास्ट के लिए? यस। Okay. तो ये रिकॉर्ड होता था। हाँ. तो मैं छोटी सी 5-6-7 साल की होंगी, तो ऐसे ही शुरुआत हुई। मतलब कुछ नहीं है, आपको जाके बस एक कविता सुनानी है बस, पर माइक पे शुरुआत मेरी तब हो गई। वो एक्सपोजर मिल गया एक्सपोजर 5-6 साल की उम्र में। यस। तो ऐसे तो शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे जब लोगों ने मम्मी से कहा कि इसका अच्छा है उच्चारण और मतलब ये डायरेक्शन भी बहुत अच्छे से लेती है, समझती है, तो तुम इसको रेडियो प्लेज के लिए ऑडिशन करवाओ। ओके। तब होते थे रेडियो प्लेज, तो उसमें कभी कभी बच्चों की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन मुझे ये भी याद है जब किसी रेडियो प्ले में बच्चे की ज़रूरत होती थी ना, तो जो डायरेक्टर होते थे वो बहुत खौफ में होते थे कि कैसे होगा, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे, चाइल्ड आर्टिस्ट मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होता था, प्लस बच्चों को सिखाना भी डिफ़िकल्ट जॉब है। तो ऐसे मेरा रेडियो प्लेज में जाना शुरू हुआ। दिल्ली ये सब दिल्ली की बात है। हाँ. फिर मैंने वहाँ पर ऑडिशन तो क्या कहेंगे, टेस्ट होता है, प्रॉपर रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद आकाशवाणी अच्छा. रिटन टेस्ट होता है। उसके बाद ऐसा होता है कि आप देख नहीं सकते कि एग्जामिनर कौन है। आप एक स्टूडियो के अंदर घुसते हो और वहाँ से आपको सिर्फ आवाज़ आती है। आपको एक लिस्ट दी जाती है कि ये वर्ड्स बोल के दिखाओ, एंड वो बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं। मुझे ऐसे याद नहीं है, बट इंग्लिश के भी वर्ड्स थे और उर्दू के भी थे, हिंदी के भी थे, एंड वो सब बोल के दिखाओ। और ये सेम 6 साल की उम्र में जी चल रहा है? नहीं, तब तक मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी, 8-9 साल की तो अच्छा, होंगी फिर जब भी मैंने ड्रामा के लिए किया। बहुत छोटा है ये। हाँ, हाँ। इट्स अ वेरी स्मॉल एज फॉर सच टेस्ट। यस, एंड आई रिमेंबर आई वाज वेरी नर्वस। बहुत नर्वस थी मैं कि मेरा टेस्ट है आज। तो वो किया, फिर एक पैराग्राफ मिलता है छोटा सा, ये बोल के दिखाओ।
तो ऐसे ऐसे करके मैं अप्रूव हो गई रेडियो से, ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी दिल्ली से मैं अप्रूव हो गई, विच वॉज अ वेरी बिग थिंग। कि अप्रूव होना इज़ अ बिग थिंग। अगर आप किसी को उस टाइम पे बोल दोगे कि मैं ऑल इंडिया रेडियो से अप्रूव्ड हूँ तो बहुत बड़ी बात है। तो ये करके फिर मैंने वहाँ पे रेडियो प्लेस शुरू किए। मम्मी मुझे लेकर जाती थी, मैं एक दिन पहले वहाँ रिहर्सल होती थी, फिर कई बार 2 दिन की रिहर्सल होती थी, फिर थर्ड डे ड्रामा प्ले रिकॉर्ड होता था। ओके। सो इट वॉज़ अ वेरी डिफरेंट टाइम। आज जैसे हम लोग करते हैं ना कि गए, पता भी नहीं है कि क्या प्रोजेक्ट है, सीधा डब करना शुरू कर दिया। अच्छा, एक बार उन्होंने बताया, बस 5 मिनट में ये है, हमने कर दिया। उस टाइम पे 2 3 बार रिहर्सल्स होती थी, फिर फाइनल रिकॉर्डिंग होती थी। तो ऐसे शुरुआत हुई। तो बेसिकली मुझे तो पता ही नहीं था, मैं बस ये कर रही थी। मम्मी मुझे लेके जाती थी और मैं बस ये कर रही थी क्योंकि अच्छा लगता था। और एक और बात है जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब मुझे मम्मी लेके जाती थी ना, तो उस दिन चिप्स, फ्रूटी, आइसक्रीम ये सब मिलता था। तो वो लालच था कि आज मम्मी लेके जाएंगी, आज पार्टी। तो ये था मोटिवेशन, उस टाइम पे ये था मोटिवेशन। एंड धीरे धीरे फिर ये हुआ। उसके बाद 2005 में, यानी कि मैं 14 साल की थी, तो मम्मी के पास एक फ़ोन आया कि रेखा तुम्हारी बेटी एक आर्टिस्ट है और एक ना UTV है, उनके स्टूडियोज हैं साउथ दिल्ली में, और वो बच्चों को ढूंढ रहे हैं जो परफॉर्म कर पाएँ, तो उनको कार्टून्स डब करवाने हैं। तो मम्मी ने बोला अच्छा ठीक है। मम्मी मुझे लेकर गई ऑडिशन के लिए। तब तक मुझे ना मम्मी को किसी को नहीं पता था कि डब क्या होता है। हमें यही था कि हाँ ठीक है, कुछ रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया है। जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा इतने सारे बच्चे। अब हमें ये टेंशन हो रही है कि हमें घर जाना है, मुझे घर जाके होमवर्क करना है। अभी तो टाइम लग रहा है, ये तो बहुत टाइम लग रहा है। और मैं मम्मी को तंग कर रही हूँ, मम्मी मम्मी मम्मी। ये भी लगता होगा शायद मन में कहीं कि बच्चे खेल रहे हैं बाकी सारे और मैं यहाँ बैठी हूँ। ऐसा मुझे याद नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि लगता तो होगा ही एज अ चाइल्ड। तो खैर हम लोग अंदर गए और ऐसा हो रहा था कि एक एक बच्चे को अंदर भेज रहे थे वो ऑडिशन के लिए, और बाकी 5 बच्चों को वो ऑब्जर्व करने के लिए अपने साथ अंदर बिठा रहे थे कि आप ऑब्जर्व कीजिए कि वो बच्चा कैसे कर रहा है और आपको क्या करना है, बिकॉज इट वॉज अ वेरी न्यू थिंग। तो मैंने अंदर जाके देखा, अच्छा ये तो वीडियो है। अब वीडियो जब मैंने देखा तो मेरा दिल ही टूट गया, क्योंकि मैं खुद बच्ची थी, मैं कार्टून्स देखती थी। हम देखते थे नॉडी, बॉब द बिल्डर, मिकी माउस, डोनाल्ड डक, और हमारे सामने एक कार्टून है जो बहुत ही अजीब सा दिख रहा है क्वालिटी वाइज। उसका रीज़न ये था कि वो 1970s में प्रोड्यूस हुआ था, डोरेमोन, एंड वो इंडिया में दिखाया जाने वाला था 2005 में, यानी 35 साल के बाद। तो उसकी क्वालिटी बहुत अजीब सी थी। तो मैंने कहा ये क्या है। तो फिर खैर मैंने ये नोटिस किया कि ये जो ब्लू कलर का एक रोबोट है, इसके लिए जब ये ऑडिशन ले रहे हैं ना, तो ये बच्चों को बोल रहे हैं कि इसकी वॉइस कॉपी करो, इसकी वॉइस कॉपी करो, पर कोई भी इसकी वॉइस नहीं कॉपी कर पा रहा है। तो मैंने ये ऑब्जर्व कर ली चीज़, और मैं जैसे ही अंदर गई तो जो डोरेमोन की ओरिजिनल वॉइस है वो बहुत रोबोटिक है, बिकॉज डोरेमोन इज़ अ रोबोट। तो डोरेमोन जब बोलता है जापानीज़ में तो बहुत रोबोटिक वे में बोलता है कि गोमेन नोबिता कुन, ऐसी वॉइस है उसकी। ठीक है, एक लाइन अगर हिंदी में ये वॉइस में अगर बोल के ये वॉइस में वो बोलेगा ओ, ये वॉइस में सॉरी, हाँ, तो वो बोलेगा ओ सॉरी नोबिता। एंड मैंने अच्छा, नो इमोशंस, हाँ, मतलब बहुत रोबोटिक था वो। तो मैं गई अंदर और मैंने वो वैसे ही कॉपी करके आई ट्राइड माई बेस्ट, बट ये बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि एक तो वहाँ पे अंदर बैठ के बहुत गर्मी लग रही थी, AC बंद। ओहो, अच्छा, उस टाइम पर तो ACs बंद करके रिकॉर्डिंग होती थी, तो वो सोना बन चुका था मेरे लिए अंदर। और रीटेक भी हुए काफ़ी, क्योंकि डायलॉग छोटा बड़ा, ये हो रहा है वो हो रहा है, इमोशन सही नहीं या वॉइस सही नहीं। तो मेरे लिए बहुत वैसा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। एंड मैंने वो किया कि सॉरी नोबिता तुम ऐसा मत करो, ऐसे ऐसे करके मैंने ऑडिशन दे दिया। एंड थोड़े दिन बाद हमारे पास लैंडलाइन पे फ़ोन आया कि आपकी बेटी का सिलेक्शन हो गया है, और इतने सारे बच्चे थे उनमें से आपकी बेटी का सिलेक्शन हुआ है। अरे वाह वाह वाह, मतलब बहुत अच्छी बात हो गई, चलो ठीक है। अब हम गए डब करने पहला एपिसोड, एंड आई कुड नॉट सस्टेन द वॉइस, क्योंकि ऑडिशन के लिए तो 5-6 लाइन्स थी, वो कर दी। जब पूरा एपिसोड डब करना था तो जो कि 3-4 घंटे का प्रोसेस रहा, ज़्यादा ही लगे होंगे मुझे लग रहा है। लेकिन
अब क्या हो रहा था, जहाँ मैं वॉइस पकड़ रही थी तो इमोशंस छूट रहे थे, जहाँ इमोशंस पकड़ रही थी वहाँ वॉइस छूट रही थी, जहाँ इमोशंस वॉइस दोनों पकड़ लिया वहाँ सिंक छूट गया। तो वहाँ पर जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा सोनल हमें ये भेजना है, और मैं 13-14 साल की थी, तो उन्होंने कहा आप एक काम करो, आप अपनी नॉर्मल वॉइस में डब करो, तो एटलीस्ट आपका वॉइस से फोकस एक चीज़ कम हो गई, तो आप अपनी नॉर्मल वॉइस में डब करो। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैंने अपनी नॉर्मल वॉइस में डब करके पूरा एपिसोड भेज दिया उन्होंने, दिल्ली से बॉम्बे। तो नॉर्मल वॉइस जिसमें डब किया था वो वो अब जो उस डोरेमोन है time वो की। अलग है, हाँ उससे अलग थी। हाँ, उस Okay. टाइम की मेरी नॉर्मल आवाज़ थी वो, ओके ओके, मतलब एक 14 साल के बच्चे की आवाज़। ठीक। लेकिन कोइंसिडेंटली जो टीम बैठी होगी देखने के लिए उन्हें वो वॉइस अच्छी लगी, अच्छा, तो उन्होंने कहा वील गो अहेड विद दिस। तो हमने कहा ठीक है। दैट्स हाउ डोरेमोन इन इंडिया गॉट इट्स वॉइस। वो और फ्रेश कंटेंट नहीं आया कभी डोरेमोन का? आया ना आया, उसके बाद। उसके बाद आया। यस यस। तो अभी जो आ रहा है, जो डोरेमोन हम देखते हैं, वो फ्रेश है या वो भी पुराना है जिसको अभी भी डब कर रहे हैं? नहीं, रिपीट कर करके चलाते हैं। Repeat तो कर- बहुत सारे एपिसोड्स ऐसे हैं जो बहुत पहले डब हुए हैं, वो आज भी चल रहे हैं। और ये एसोसिएशन शुरू हुआ 2005, 5 और कब तक चला ये एसोसिएशन? 18 13 साल। थ्रू आउट दिल्ली या बॉम्बे भी आए? नहीं। सो आई शिफ्टेड टू बॉम्बे इन 2013। बिकॉज ऑफ डोरेमोन शिफ्टिंग हियर? नो। नो, ओके। So I shifted because one of my friends was shifting here, and she Oh. said मैं जा रही हूँ एक हफ्ते के लिए to explore the opportunities. She was a dubbing director with UTV at that time. अच्छा अच्छा, So she said that I'm moving. I want to move, so I'm just going for 1 week. Would you come along? So I said नहीं यार, मम्मी अलाउ नहीं करेंगी। तो उसने कहा मैं मम्मी से बात करती हूँ, बिकॉज शी न्यू माई मदर, क्योंकि मम्मी मुझे लेकर जाती थी स्टूडियो में। तो दिल्ली के स्टूडियोज़ के लिए मैं शायद आज भी मैं वहाँ जाऊँ तो मैं एक बच्ची हूँ, क्योंकि मैंने जब शुरुआत की तो मैं बच्ची थी उनके लिए, तो मैं आज भी उनकी नज़रों में बच्ची हूँ। तो उन्होंने कहा मैं बात करती हूँ तेरी मम्मी से। उसने मम्मी से बात की और मम्मी ने बोला हाँ हाँ जाओ। मम्मी मेरे पीछे पड़ी हुई थी वैसे ही कितने टाइम से कि मैं तुझे मुंबई लेके जाऊँगी, बिकॉज शी वॉज एन अनाउंसर। शी न्यू दैट मुंबई में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो दिल्ली में नहीं है। बट आई समहाउ वाज वेरी सेटिस्फाइड। आई डिड नॉट वांट टू मूव। मैं बहुत खुश थी जो हो रहा था। मैं अपना स्कूल किया, कॉलेज किया दिल्ली से। क्राइटेरिया भी अलग होते हैं ना बच्चों के, कि हमारे दोस्त हैं यहाँ पर तो हम क्यों जाएं कहीं भी। हाँ, और तब तक मैं जब मुंबई शिफ्ट हुई हूँ आई वॉज 22। आई कम्प्लीटेड माई कॉलेज। माई प्लान वॉज आई डिड माई BEd। मैंने कहा मैं टीचर बन जाऊँगी, आधा दिन मैं पढ़ाऊँगी स्कूल में और जो आधा दिन बचेगा उसमें मैं कर लूँगी वॉइसिंग। सॉर्टेड है, लाइफ सॉर्टेड है। तो ये मेरा प्लान था। ये वैसे एक टीचर वाली वाइब तो है तुम्हारी, है ना? एक बहुत ही कंसिडरेट टीचर वाली, जो बच्चों को बहुत प्यार करने वाली हाँ, teacher। थैंक यू। तो वो BEd की डिग्री को समय आ गया है कि उससे धूल हटा के वो भी कहीं ना कहीं उसको इस्तेमाल किया जाए। बट सॉरी, वो भी इस्तेमाल हुई ना सर, मैंने अच्छा। जब वॉइसिंग सिखाना शुरू किया। हाँ, ओ यस, तो कोई भी एक्चुअली कहते हैं ना, कोई भी एजुकेशन, कोई भी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती। नेवर गोस वेस्ट। सो तो बॉम्बे आ गए, पर जब दिल्ली में थे हम, ये 2005 से 2014, मतलब कि 9 साल। 9 साल सिर्फ डोरेमोन किया या फिर और चीज़ें भी एक्सप्लोर करी दिल्ली में ही? यस, की ना, बिल्कुल की। ओके, डोरेमोन किया, फिर शिनचान में नानी एक कैरेक्टर, शिनचान की दोस्त। देखिए मेरा कार्टून से जो वास्ता है वो बड़ा लिमिटेड है, मुझे पता है। तो आपको बताते रहना। शिनचान एक बहुत पॉपुलर कैरेक्टर वो मैं जानता हूँ, मतलब वो हाँ। आवाज़ बतानी पड़ेगी। अच्छा, वैसा। हाँ। तो जो नानी का कैरेक्टर प्ले करती थी आर्टिस्ट, शी डिलीवर्ड अ बेबी, सो शी कुड Okay. नॉट परफॉर्म, मतलब शी कुड नॉट कंटिन्यू। तो मैंने आई फिल्ड द स्पेस फॉर हर। कैसे नैनी कैसे तो बात नानी बोलती थी कि ओहो शिनचान क्या कर रहे हो, कितनी बार मना किया है ना, जाओ और अपना काम करो। समथिंग लाइक दिस। ओह वाओ। तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आता है रेंज का, कि जिसको वॉइस आर्टिस्ट बनना है उसको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी आवाज़ की एक रेंज है, हाँ, और उस रेंज को छूना बड़ा ज़रूरी है, यस, पर वो इतना आसान नहीं है। नहीं है। इस पर से थोड़ा सा पर्दा खोलते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। टू ओपन योर रेंज, टू एक्सप्लोर योर रेंज, do you yourself do exercises, and what do you recommend to people who want to enter the animation or dubbing industry?
किस तरह की तैयारी उनको करनी चाहिए ताकि उनकी रेंज जो है वो खुले और उनको पता चले कि हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, हम नीचे से ऊपर तक, ये रेंज हो गई है ना, लोएस्ट नोट्स टू हाईएस्ट नोट, या उसको कैसे खोलना है और वहाँ तक कैसे पहुँचना है, उसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए? तो सर जैसे पहले तो अपनी रेंज पता होनी बहुत ज़रूरी है कि आपकी क्या रेंज है। क्या आपकी, जैसे मेरी हाई पिच वॉइस है तो मैं बहुत आसानी से, आप मुझे एक चींटी की भी आवाज़ बनाने को कहोगे तो मैं चींटी की तरह बोल लूँगी, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझे बहुत बेस में जाने को कहोगे तो मुझे तकलीफ़ होगी। तो जब मैं बहुत ज़्यादा बेस वाले कैरेक्टर्स करने की कोशिश करती हूँ तो वहाँ इमोशंस छूट जाते हैं मुझसे, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान मेरी बेस वॉइस पे है। आई एम ट्राइंग टू क्रिएट दैट बेसी वॉइस एंड क्रैक भी होती है मेरी आवाज़। इसका लाइव एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे मेरे लिए बेस में जाना बड़ा आसान है जी, तो मैं बेस में जाता हूँ। सोनालाई संवाद पर वीवीएस से बात करने के लिए, ये मेरे लिए आसान है। हाँ, पर अगर आप मुझे कहेंगे कि यहाँ आ जाओ, मैं 1 मिनट भी सस्टेन नहीं कर पाऊंगा, फॉल्सेटो पे नहीं जा पाऊंगा। नहीं जा पर आपके लिए आसान है। ऊपर आप गई, कैसे गई? इसका भी मैं एक प्रैक्टिस बताती हूँ। अच्छा, जैसे सरगम है, हाँ। ये मैंने खुद से ही इवॉल्व किया, किया है कि सरगम है हाँ, तो अगर किसी को अपनी वॉइस रेंज को बढ़ाना है तो वो कैसे कर सकते हैं? तो सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, ये हमारा एक सेट है। इससे नीचे भी एक सेट होता है, इससे ऊपर भी एक सेट होता है। सो इफ यू आर स्टार्टिंग विद सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा प म ग रे सा नी ध प म ग, अब मेरी आवाज़ क्रैक हो गई क्योंकि ये मेरा कंफर्ट जोन नहीं है। इफ़ आई गो अप, सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा, मैं और भी ऊपर जा सकती हूँ। नीचे से मैं लेता हूँ, ठीक है फिर बीच तक लाऊंगा, फिर वहां से आप लेके जाइए। ओके। सर ग म प धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा। तो हमने 3 सेट कर दिए, या लेकिन ये तीनों सेट कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ये बड़े सिंगर्स आराम से, हाँ, बड़े आराम कर से सकते हैं। तो सिंगर्स क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस है। तो अगर हमें भी अपनी वॉइस रेंज खोलनी है तो हमें ये सुर और सरगम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज करनी पड़ेगी, रोज करनी पड़ेगी और हो कैमरे में जाएगा। देख के बता दीजिए लोगों अगर को, आपको अपनी वॉइस रेंज को खोलना है, ब्रॉडन करना है, तो सरगम की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि वॉइस आर्टिस्ट बन गए तो बस हाँ। हम आ गए, अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ। दिस इज ऑल्सो लाइक एनी अदर आर्ट फॉर्म। एग्जैक्टली। पर सर पता है, जैसे लोग मुझसे पूछते हैं, आपने भी कहा कि आप क्या प्रैक्टिस करते हो, मैं कुछ प्रैक्टिस नहीं करती क्योंकि कर ही नहीं पाती। तो फिर मेरी प्रैक्टिस कैसे होती है? ऑन द माइक। सो वेन एवर आई एम परफॉर्मिंग अ कैरेक्टर, अगर मैं आज एक कैरेक्टर परफॉर्म कर रही हूँ जैसे कि मैंडी है, तो वो थोड़ा सा बेस, मेरे लिए बेस वॉइस है, और वो बोलती है कि वो अपने भाई को बहुत डांटती है कि बिल्लू तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें मना किया था ना, ऐसा मत करो, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया। सो मैंने 2 घंटे इस आवाज़ में काम किया। उसके बाद मैं गई दूसरे जगह पे और मैंने एक आवाज़ में काम किया, ओह वाह कितना अच्छा दिन है, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैं गई और मैंने 4 घंटे दूसरी आवाज़ में काम किया कि ओह वाओ तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर मैं कहीं और गई और फिर मैंने काम किया कि ओहो आज तो इतना थक गया कि क्या बताऊं। तो मेरा यही रियाज हो गया। लेकिन इसको जो है आप स्टैंडर्ड ना मान लें। हाँ। इनके जितना बिजी होना पड़ेगा आपको yes. कि दिन भर में इतना काम मिले कि आप काम में ही रियाज कर लें, तो रियाज करते रहें। हाँ, जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे काम में ही रियाज हो तो ठीक है, तब कोई बात नहीं, तब रियाज ना भी करें तो भी चलेगा। बट टू स्टार्ट विद यस प्रैक्टिस तो करें। अब जब मैं मुंबई आई थी और तब तक ना मैंने डोरेमोन किया था, नैनी जो मैंने मेंशन किया, और कुछ ऐसे बच्चों वाले कैरेक्टर्स किए थे जो भी किए थे। एक ओजारू मारू सीरीज़ आती थी उसमें किया था, एक सोनिक करके एक शो आता था उसमें किया था। तो सब बच्चों वाले ही किए थे, मोस्टली वेरी क्लोज टू माई वॉइस। सो मेरे दिमाग में किसी ने नहीं बिठाया था, मैंने ही बिठाया हुआ था कि मैं सिर्फ डोरेमोन टाइप की वॉइस ही कर सकती हूँ। और डोरेमोन टाइप की वॉइस से मतलब हुआ कि एनिमेटेड और थोड़ी पतली और वैसा। तो मैं ह्यूमन कैरेक्टर्स को डब नहीं कर सकती, ऐसा मेरे दिमाग में बैठा हुआ था।
और जब मैं आई मुंबई, अब मुंबई तो गढ़ है, यहाँ तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो मुझे ह्यूमन कैरेक्टर्स के लिए भी बुलाया गया। बट मेरे दिमाग में क्योंकि ये था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मैं उसमें भी थोड़ी एनिमेटेड डबिंग ही कर रही थी। तो मुझे एक डायरेक्टर ने बोला कि सोनल ये एनिमेशन नहीं है, एनिमेशन से बाहर निकलो, क्योंकि एनिमेशन में एक सिंग सॉन्ग आ जाता है। और क्योंकि मैंने इतने साल 7-8 साल मैंने यही किया था, तो उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के बाहर निकाला और उन्होंने कहा नॉर्मल इंसान की तरह बात करो। मैंने वो किया और शायद मुझे याद नहीं उसमें सेलेक्ट हुई कि नहीं, बट अल्टीमेटली मैं ह्यूमन कैरेक्टर्स के लिए भी जब सेलेक्ट हो गई, फिर वो मेरी प्रैक्टिस बनने लग गई कि कैसे ह्यूमन, देन आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग ऑल्सो कि कैसे डब कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, इन्होंने कैसे बोला। ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वॉइसिंग और एक्टिंग में कुछ समानताएं हैं, जिसमें कि ऑब्जर्वेशन इज वन ऑफ द की एलिमेंट्स ऑफ डूइंग वॉइसिंग। पहला फिल्म का प्रोजेक्ट कौन सा था, और क्या वहाँ पर ये दिक्कत आई? ट्वाइलाइट करके एक है, मतलब वो फिल्म्स आई थी बहुत सारी पार्ट्स में। ओके। तो उसमें मैंने प्राइम फोकस में डब किया था हीरोइन के लिए। तो हीरोइन वाज वेरी यंग ओके। एंड मेरी आवाज़ जो है वो यंग हीरोइंस पे ही सूट होती है। राइट। तो मैंने उसे डब किया था, बट मेरे ख्याल से तब तक मेरे लिए ये चैलेंज रहा नहीं था। आई हैड ओवरकम। अच्छा, तब तक निकल गए थे। हाँ, और क्या किस तरह से बोलती थी वो मेरी नॉर्मल आवाज़ में। ओके। एंड बहुत मुझे अपनी नॉर्मल आवाज़ में डब करने में बहुत मज़ा आता है। नॉर्मली लोग मुझे एनिमेशन के लिए ज़्यादा बुलाते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि मुझे नॉर्मल आवाज़ के लिए ज़्यादा बुलाया जाए। इससे भी मैं एक चीज़ पूछना चाहता था। ये एक प्रॉब्लम कहेंगे या एक बैरियर है जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं, हम लोग स्लॉटेड हो जाते हैं। हाँ। ये एनिमेशन करता है, ये एडवर्टाइजिंग करता है, ये टीवी करता है, और फिर दूसरी तरफ से काम मिलना थोड़ा सा कम हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। हाँ। ये कितना चैलेंजिंग रहा है तुम्हारे लिए? मैंने बहुत फेस किया ये चैलेंज, आज भी कर रहा हूँ। लोगों को विश्वास नहीं होता है कि आपको तो 15 साल, आप तो बिग बॉस में आवाज़ देते हैं, तो आपको तो घंटे का, वो जितना मेरे लिए स्ट्रेंथ है उतनी ही वीकनेस भी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये यही करेगा, दिस इज़ व्हाट ही डज। और कई बार वो सही भी होते हैं, क्योंकि हम एक चीज़ करते करते उसमें फंस जाते हैं कई बार कि डायलॉग भी आप वॉइस ओवर की तरह ही बोल रहे हो। होता है ऐसा, और वो कई बार हमें नहीं पता चलता, पर सामने वाले को पता चलता है। बट हैव यू फेस्ड दिस चैलेंज? आर यू स्टिल फेसिंग दिस चैलेंज? Not now. But No, initially, challenge yes. in terms of getting work Yeah. beyond what you are known for. Yeah. Initially तो बहुत, क्योंकि मेरे खुद के ही मन में था सर, दूसरों की क्या गलती है। मैंने खुद से ही सोचा हुआ था कि मैं इतना ही ये ही कर सकती हूँ। बल्कि जब मैं मुंबई आई, इनफैक्ट आई शुड से कि लोगों ने मुझे खुद मेरी आवाज़ें ढूंढने में हेल्प की है। क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई थी तो इंडस्ट्री को तो नहीं पता था कि ये क्या क्या कर सकती है या ये क्या नहीं कर सकती है। तो इनफैक्ट आई रिमेंबर मुझे अंजू पिंकी मैम ने बुलाया था ऑडिशन के लिए, एंड वो ऑडिशन था छोटा भीम का। एंड मैं बैठी और मैंने कहा यार मैंने आज तक किसी लड़के को आवाज़ नहीं दी है। उन्हें तो नहीं पता था, उन्हें बस ये पता था कि एक टैलेंटेड लड़की है जो दिल्ली से आई है। अब मैंने कहा ये लड़के की आवाज़ कैसे करूं, और मैंने उनसे कहा मैम कैसे करूं? तो उन्होंने कहा कि ऐसे करो, थोड़ा मुंह को गोल करो, थोड़ा ऐसे करो, इसको कॉपी करो। उन्होंने बहुत हेल्प की और उन्होंने बहुत पुश किया इनफैक्ट। और फाइनली वो छोटा भीम की आवाज़ कैसी आई इवेंचुअली? तो छोटा भीम बोलता है कि छोटा भीम आया है संवाद पे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ छोटा भीम और आज मैं संवाद पर आया हूँ विजय सर से बातें करने। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। कितने साल चला ये? चल ही रहा है सर आज भी। ये आई थिंक 2014 में शुरू हुआ। हाँ। और अभी भी चल रहा है, तो 11 साल हो गए। ये चीज़ तुमने बड़ी मज़ेदार कही, आवाज़ें ढूंढने में हेल्प करी। हाँ, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आवाज़ ढूंढने की शुरुआत जो होती है वो होती है अपनी आवाज़ ढूंढने से। यस। और ये लोगों को नहीं पता है कि हमें अपनी आवाज़ के बारे में नहीं पता होता है। वी आर नॉट फेमिलियर विद द साउंड ऑफ आवर वॉइस। यस। हम अपनी वॉइस की साउंड को हमेशा कुछ और ही समझते हैं। इसीलिए पहली बार जब हम सुनते हैं तो हमारा रिएक्शन होता है ये है हमारी आवाज़। ये चैलेंज आया कभी?
शुरुआत नहीं सर, क्योंकि आई थिंक जब मैंने शुरू किया ना, आई वॉज वेरी नाइव, मुझे समझ ही नहीं थी, और उसी नाइविटी में वो अवेयरनेस आ गई अपने आप कि ये मेरी आवाज़ है। हाँ। पर अगर आवाज़ पे काम करना है तो कितना ज़रूरी है पहले अपनी आवाज़ को ढूंढना, बहुत ज़रूरी है। और उसका प्रोसेस, अगर एज अ ट्रेनर इफ़ आई एम अ स्टूडेंट एंड आई आस्क यू कि मैं अपनी आवाज़ कैसे ढूंढ सकता हूँ, व्हाट इज़ दैट प्रोसेस? कुछ आसान अगर तरीके बताने हो। आज तो बहुत सिंपल है कि पहले हमें अपनी आवाज़ पहली बार सुनने को तब मिलती थी जब कहीं रिकॉर्ड होगी, और जैसे मैंने रेडियो पे रिकॉर्ड किया और फिर हम बैठ के सुनते थे कि आज प्रोग्राम आने वाला है, तो आई एम श्योर मैंने भी ऐसे रिएक्शन दिया होगा कि ये मेरी आवाज़ है क्या, और वो सब। बट आज तो बहुत सिंपल है, अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड कीजिए और सुनिए, एंड आपको फर्स्ट टाइम जो भी लोग आप रिकॉर्ड करके सुनोगे आपको बहुत अजीब लगेगी कि ये मेरी आवाज़ है क्या, और स्पेशली जब स्टूडियो में हम सुनते हैं तो और भी अजीब लगती है फर्स्ट टाइम। आप जज करते हो पहले। जज करते हो, हाँ। पहले तो उस स्टेज से निकलना है जहाँ पर आप जज करना छोड़ो, देन यू स्टार्ट लिसनिंग, एक्सेप्टिंग एंड लिसनिंग। एंड अपनी आवाज़ से प्यार होना बहुत ज़रूरी है। मैंने ऐसे भी कई स्टूडेंट्स देखे जो बोलते हैं मैम हमें अपनी आवाज़ नहीं पसंद, तो मैं बोलती हूँ फिर आप काम कैसे करोगे अगर आपको खुद की आवाज़ ही नहीं पसंद? तो ये तो वो बात हो गई, मुझे अपनी शक्ल नहीं पसंद पर मुझे एक्टर बनना है, तो आपका कॉन्फिडेंस पहले ही चला गया। सो अपनी आवाज़ से प्यार होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि मेरी आवाज़, ये मैंने रिकॉर्ड किया, अब मैं सुन रहा हूँ तो मुझे इसमें ये चीज़ सही नहीं लग रही, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पता चल गया है कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो आप उसे सही कर सकते हो। अगर आपको यही नहीं पता कि मुझे क्या सही नहीं लग रहा तो आप उसे सही कर ही नहीं सकते। तो वो अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। और वो अवेयरनेस की शुरुआत यही, सब बेस्ट तरीका यही है कि खुद को सुनते रहो, खुद को सुनते रहो और दूसरे लोगों को सुनो, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उन्हें सुनो। मैं बहुत सारे लोगों को ये बोलती हूँ कि जो भी आप कंटेंट देख रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, स्पेशली एक्सपीरियंस लोगों का, उसे सीखने के लिए देखो, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। ट्रू। कंटेंट की क्योंकि तुमने बात कर दी तो कंटेंट से जुड़ा एक सवाल, आजकल लोग वायरल होने के लिए, जैसे एक शेर है ना कि हर घड़ी चश्मे ख़रीदार में रहने के लिए कुछ तो हुनर चाहिए बाज़ार में रहने के लिए, और अब तो बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। तो वो अखबार की जगह अब तो लोग नंगे हो जाते हैं इंस्टाग्राम पे वायरल रहने के लिए। और व्हेन आई से नंगे हो जाते हैं, इट्स नॉट लिटरल, मतलब कुछ भी करने को लोग तैयार हैं। ओरिजिनलिटी का होना कंटेंट में कितना ज़रूरी है। जैसे हम आवाज़ की बात कर रहे थे ना कि अपनी यूनिकनेस, तो कंटेंट में भी क्या ये ज़रूरी है कि यूनिकनेस पहचाने, या जैसे राज शवानी एक कहते हैं कि उन्होंने कहीं पर एक पब्लिक उसमें स्पीच में कहा था कि मैं 3 उस तरह से कंटेंट बनाता हूँ। एक तो जो बिल्कुल चल रहा है, टॉपिकल है, उस पर वो बनाऊंगा ताकि उससे लोग आते रहें। फिर एक दूसरा कुछ होगा, तीसरा वो होगा जो मैं बनाना चाहता हूँ। तो पहले से मुझे लोग मिलते जाएंगे व्यूअरशिप के हिसाब से, बट उनका भी ये मतलब नहीं है कि अगर सब हर आदमी नाच रहा है और आपको नाचना नहीं आता है तो भी आप नाच रहे हो। करेक्ट, हाँ। तो वो ओरिजिनलिटी का होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि एक बात तो ये कि कैमरा, जैसे माइक पे आवाज़ जो है वो एकदम छन के सुनाई देती है, वैसे कैमरा पे भी इंसान छन के दिखाई देता है। तो अगर आप कुछ किसी को कॉपी करने की कोशिश करोगे या कुछ ऐसा करोगे जो आप नहीं हो, वो दिखेगा, वो वहाँ पे पहुँच जाएगा वो चीज़। और यही एज़ कम्पेयर टू इफ़ यू आर डूइंग समथिंग दैट यू जेन्युइनली फील पॉजिटिव अबाउट और व्हाट यू जेन्युइनली आर, तो वो भी लोगों तक बहुत फीलिंग्स के साथ पहुँचेगा। ऑल्सो अपना टच देना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ट्रेंड्स चलते हैं इंस्टाग्राम पे, जैसे प्यारियू प्यारियो तो मेरा एक टर्म exactly, है। वो एक टर्म है, वो कितना यूनिक है, कितनी एक अलग सी चीज़ है। Yes. So such a normal thing. जैसे शेरो शायरी जो है वो खूबसूरत तभी होती है जो इतनी सिंपल हो कि लोग सोचें अरे ये थॉट तो मेरा ही है। हाँ, रिलेटेबल। तो ये प्यार यू इज ऑल्सो वन ऑफ दीज थिंग्स। ये प्यार यू का ये सर बहुत आई थिंक मेरी बहुत शुरुआती वीडियोस से ही है। स्पेशली जब मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी ना, तब मैंने सबको बहुत प्यारियो बोलना, मुझे बहुत प्यार मिला है सर ऑनलाइन। बहुत, एक तो बच्चे हैं ना सारे मेरे व्यूअर्स, काफ़ी मतलब काफ़ी हद तक एक बड़ा नंबर है जो बच्चे हैं, तो उनका प्यार बहुत जेन्युइन होता है। सो आई फील लाइक गिविंग इट बैक टू देम। दैट इज़ ऑल्सो हैज़ बीन वन ऑफ माई मोटिवेटिंग फैक्टर्स टू कीप डूइंग व्हाट आई वाज डूइंग ऑन सोशल मीडिया। यू ऑल्सो इंस्पायर, तुम्हें पता नहीं होगा शायद, मैं ये बात वैसे तो बता चुका हूँ
ऑन रिकॉर्ड भी, मुझे बड़ा कोफ्त होती थी जब कहीं भी खड़े होकर लोग मुझसे कह देते थे हाँ, एक बार बोल के मुझे याद है, बताइए मुझे जरा। याद है, हाँ. और सोनल ने इतना अच्छा पर्सपेक्टिव दिया मुझे. शी वाज यू वर इंटरव्यूइंग मी. Yes, 2019 or 2020, हाँ, before the lockdown. Before the lockdown. और ये बात हुई कि आपसे लोग बोलते हैं क्या बोलने के लिए. मैं कहता हूँ हाँ यार, कभी कभी बड़ा कोफ्त होती है. व्हाट डू यू थिंक? एंड यू सेड कि ये तो सर मुझे लगता है कि ऊपर वाले का एक आशीर्वाद है, if I can bring smile on someone's face. And I said, yes, such a beautiful thought. और उस दिन से मैं बहुत कम लोगों को मना करता हूँ अगर कोई मुझसे कहता है कि बोलो. कई बार कोफ्त होती है, गुस्सा भी आता है, अरे यार देख लो माहौल देख लो, यहाँ पे तुमको क्या चाहिए, दोपहर 12 बजे क्या हो जाएगा अगर मैं बोल दूँगा. अच्छा, दूसरा ये भी है कि कई बार लोग ये नहीं समझते हैं कि अगर बहुत शोर है और मैं बहुत नीचे के नोट में जा रहा हूँ सुनाई भी नहीं तो देगा. आपको सुनाई नहीं देगा. उसकी खूबसूरती जो है वो माइक पे या फ़ोन पे ज़्यादा सुनाई देगी या शांत माहौल में सुनाई देगी. बट ये आप उन्हें नहीं नहीं समझाते पता हैं. चलता, yes, पर yes. वो मैं तो कान में घुस के बोल देती हूँ. हाँ, मैंने ये किया है. मैंने विकी कौशल के कान में ही बोला है, मैंने काजोल जी के कान में बोला है. सो ये जैसे मैं काजोल के साथ काम कर रहा था, ट्रायल करके एक शो था. yes, मैंने देखा है वो. और सुपर्ण डायरेक्ट कर रहे थे. और सुपर्ण वर्मा के साथ आप कभी भी काम करो, उनकी एनर्जी ना वो जैसे 1 to 10 है, उनकी एनर्जी हमेशा 15 पे रहती है. वो एकदम छप्पर फाड़. अच्छा. हाँ, वीवीएस आ गया, वीवीएस आओ, यू नो व्हाट, ही इज द वॉइस ऑफ बिग बॉस. आई सेड सर वॉइस ऑफ बिग बॉस. हाँ, सेकंड वॉइस बताओ बोल के बताओ. मैंने कहा काजोल मैम, आई हैव टू कम क्लोज टू यू बिकॉज आई यूज लो नोट. हाँ, टेल मी. दोपहर 12 बजे. और उनका जो रिएक्शन था, मतलब वो काजोल हैं या वो विकी कौशल हैं, हाँ. उनको ऐसे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ. तो ऑब्वियसली वो वैलिडेशन बड़ा ज़बरदस्त होता है. पर आप सोचो सर कि वो इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं और उन्हें अगर आप शॉक कर सकते हो अपनी आवाज़ से, तो नॉर्मल जो लोग हैं वो तो क्या ही, जो सिर्फ टीवी पर सुनते आए आज तक, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात होती है. आई हैव हर्ड, मतलब मैंने ये देखा है जहाँ पे लोग कहते हैं कि साहब गूज़बम्प आ गए. और मुझे लगता है इसमें क्या था गूज़बम्प आने वाली बात. लेकिन ठीक है, वो एक्चुअली यू आर राइट, Yes. उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है. तो ये शुरू से ही अप्रोच रही. सर आई थिंक मेरे संस्कार हैं, मेरे पेरेंट्स के संस्कार हैं. क्योंकि मैंने आपको बताया मैं बहुत छोटी थी, मैंने शुरू कर दिया था, तो समझ तो थी ही नहीं. आई वॉज जस्ट अ चाइल्ड. बट मेरे एक डायरेक्टर थे ऑल इंडिया रेडियो में, दानिश इकबाल सर. तो उन्होंने, मुझे वो सीन पूरा याद है, मैं छोटी सी थी. उन्होंने जब मेरा अप्रूवल आया, अप्रूव्ड आर्टिस्ट मैं बन गई ऑल इंडिया रेडियो से, तो मम्मी मुझे उनके पास लेके गई और उन्हें बताया कि सर ये देखिए सर्टिफिकेट ये वो. तो उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि सोनल कि रेखा, इसे बस ये ध्यान रखना कि इसके पैर ज़मीन पर रहें. तो मुझे पैर ज़मीन पर रहेगा मतलब भी नहीं पता था क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है. लेकिन छप गई वो बात. लेकिन छप गया, पैर ज़मीन पर रहे, पैर ज़मीन पर रहे. ऑफ कोर्स वो बाद में चल के समझ में आया. पर मेरी मम्मी शी ऑल्सो मेड श्योर, माई फादर, माई ब्रदर, मेरा भाई मुझे बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स पे लेकर जाता था. वो भी रिकॉर्डिंग करते हैं? नहीं, मम्मी ने कोशिश की. अच्छा. लेकिन जैसे होता है ना, एक लड़का और एक लड़की का, एक लड़कियों में सीरियसनेस ज़्यादा होती है. तो इनफैक्ट मेरे भाई ने, डोरेमोन में एक कैरेक्टर है जियान. हाँ, मैं हूँ जियान. हाँ, तो मेरे भाई ने फर्स्ट एपिसोड में डब भी किया था जियान को, व्हेन दे वर नॉट फाइंडिंग अ वॉइस फॉर हिम. तो मेरे भाई ने खैर इसे आगे कंटिन्यू नहीं किया. बट आई थिंक ये मेरे पेरेंट्स के संस्कार हैं सर, जिस वजह से कनाडा में है ना जी. अब तो मेरे पेरेंट्स भी मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं. यस, आई हैव सीन दैट. तो एंड मुझे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि आप उनकी बेटी हो ना, तो मुझे वैसी खुशी होती है जैसे शायद मेरे पेरेंट्स को होती होगी जब लोग बोलते होंगे कि आप उनके पेरेंट्स हो ना. और उनके भी वीडियोस अच्छे इसीलिए लगते हैं क्योंकि वो कुछ और नहीं कर रहे हैं. वो कर रहे हैं जो उनको आता है, इन द सेंस कि जो उनके दिल में है. हाँ. वो बता रहे हैं. यस. और इसीलिए वो बहुत नेचुरल लगता है. बिल्कुल. पर मेरी मम्मी का बहुत बड़ा रोल रहा है सर, क्योंकि शुरुआत उनकी वजह से हुई. अच्छा, कमाल की बात ये है कि मम्मी नहीं बोलती हैं. हाँ, बोल पापा ही रहे हैं. पापा बहुत अच्छा बोलते हैं. बहुत अच्छा है, नो डाउट. और मैं मम्मी से, हम लोग बोलते हैं मम्मी यार आप तो अनाउंसर रह चुके हो. अब तो मम्मी ने शुरू किया है, पहले तो मम्मी बिल्कुल भी नहीं बोलती थी. पापा का बोलना तो समझ में आता है ना. जितने भी पति बैठे हैं यहाँ पर सब समझ जाएंगे. अब मौका मिल रहा है ना उनको बोलने का. हाँ, कहीं तो मौका मिल रहा है. मिल रहा है. पर आपको पता है मेरे पापा बहुत
अच्छे इंसान हैं। जब मुझे कोई ऐसा बोलता है ना कि आप इतने अच्छे कैसे हो, तो मैं बोलती हूँ आई थिंक इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स एंड माई फादर। उनका नाम है संत कुमार शर्मा। ही अरे। इज़ एक्चुअली अ संत। वाह। या ही इज़ अमेजिंग। हम जिस फील्ड में है ना उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन है, इनसिक्योरिटी। एज अ वॉइस आर्टिस्ट अलग इनसिक्योरिटीज़ हैं, एज अ कंटेंट क्रिएटर अलग इनसिक्योरिटीज़ हैं। अभी तुम एक्टिंग में पूरी तरह से नहीं आई हो, बट उसकी तो मतलब भयंकर वाली इनसिक्योरिटीज़ हैं भाई साहब। वो तो जितना ही आदमी ना गुजरे उन इनसिक्योरिटीज से उतना ही अच्छा है कि आपने सोच लिया कि अब मेरा छप्पर फटने वाला है, वो प्रोजेक्ट ही रिलीज़ नहीं हुआ। मेरे 2 ऐसे प्रोजेक्ट हैं, एक नेटफ्लिक्स पे था, एक अमेज़ॉन पे था, जो मुझे लगा कि एज एन एक्टर दिस विल बी लाइक हाँ आ गया फाइनली, कुछ हुआ। अच्छा। वो रिलीज़ ही नहीं हुए कभी, जिसमें से एक विनीत कुमार जी के साथ है। पर होगा ना रिलीज़? 3 साल हो गए बने हुए, तो एक होता है ना फ्रेशनेस भी चली जाती है उस कंटेंट की। तो अब तो खैर जो भी हो, फिलहाल हाउ डू यू डील विद दिस इनसिक्योरिटीज़? अगर मैं एक एक करके बात करूँ, जैसे वॉइस एज अ वॉइस एक्टर इनसिक्योरिटी अगर आती है, क्योंकि अब समस्या ये हो गई है कि हर तीसरा आदमी वॉइस आर्टिस्ट बनना चाह रहा है, क्योंकि एवेन्यूज़ खुल गए हैं, लोगों को समझ में आ गया कैसे करना चाहिए। तो डू यू फेस दोज इनसिक्योरिटीज़? सर आई डोंट थिंक नाउ आई फेस, बट जब मैंने शुरू किया, मतलब जब मैंने मुंबई में ऑफ कोर्स फुल फ्लेज, मैं मुंबई में इतना काम कर रही थी जब मैं आ गई। इनिशियली मुझे थोड़ा टाइम लगा लोगों को प्रूव करने के लिए कि मैं क्या कर सकती हूँ, और मैंने स्क्रिप्ट भी ट्रांसलेशन का काम भी किया है जब मैं नई नई आई थी, क्योंकि तब काम नहीं था तो क्या करूँ, और बचपन से इतना काम किया कि खाली बैठने की आदत नहीं है। तो मैंने जाके एक लैपटॉप ख़रीदा 20,000 रुपये का, पापा से पैसे मांगे थे, क्योंकि ये भी एक बात है, मैंने बचपन से जितने पैसे कमाए थे ना वो सब पापा ही हैंडल करते थे। इनफैक्ट आज तक भी मेरी जो इन्वेस्टमेंट है, क्या कैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो पापा ही हैंडल करते हैं। तो मैंने पापा से पैसे लेके एक लैपटॉप, तो अब तो उनका काम बहुत बढ़ गया होगा। हाँ, अब तो सीए भी है। जरूरत ज़्यादा बढ़ गया होगा। अब तो सीए भी है, तो लेकिन मुझे अच्छा लगता है अगर पापा हैंडल करे तो। तो मैंने स्क्रिप्ट्स भी लिखी हैं। तो तब उसके बाद धीरे धीरे मैंने इतना काम किया है कि मैं सुबह 10 बजे निकलती थी बिना नाश्ता किए, और मैं अंधेरी में रहती थी रेंट पे। अंधेरी से गई हूँ पहले बस लेके ट्रेन स्टेशन, ट्रेन से गई दादर में एक रिकॉर्डिंग की, वहाँ से निकली, वहाँ से ट्रेन से गई बोरीवली, वहाँ पे एक रिकॉर्डिंग की, वहाँ से गोरेगांव से मलाड से अंधेरी। एंड नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, मैं कहती हूँ यार मैंने कैसे किया ये, इतना भागा दौड़ी, वो भी मतलब बिना खाए पिए, पर वो पैशन जो था ना कि मुझे काम करना है। ऑल्सो आई वॉज वेरी क्लियर व्हेन आई केम टू मुंबई, मतलब मेरा इधर उधर कहीं ध्यान भटका भी नहीं, वरना मुंबई आके आपको भी पता है 1000 जगह आपका ध्यान जा सकता है, स्पेशली एट अ यंग एज। बहुत डिस्ट्रैक्शंस। हाँ, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, थी, ऐसे भी नहीं है, थी, लेकिन मेरा फोकस था आई वांट टू वर्क। तो फ्रेंड्स भी बने यहाँ पर, अच्छे फ्रेंड्स भी बने, उनके साथ भी पार्टी वार्टी वो ठीक है, बट काम सुबह अगर 4 बजे भी सोए हैं तो 10 बजे की रिकॉर्डिंग पे 10 बजे पहुँच गए, वैसा। तो सीरियसनेस बहुत थी। सो व्हेन आई वाज वर्किंग अ लॉट, तो इनसिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे, मैं ऑडिशंस भी देती थी, ऑडिशन दिया, यहाँ से भागी, दूसरी रिकॉर्डिंग पे भाग गई। 4 दिन बाद मुझे याद भी नहीं रहता था कि मैंने वो ऑडिशन दिया था, यार उसका क्या हुआ, पता चलता था वो तो डब भी हो गया। तो मैं कहती थी अच्छा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इतनी बिजी थी। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे इनसिक्योरिटी पता ही नहीं चली। ये एक फ़ायदा है, अगर आप बहुत सारी चीज़ें करने लगो, हाँ, तो आपका फोकस थोड़ा सा चेंज, डेस्परेशन नहीं आता है। हाँ, नहीं आता है। व्हाट डू यू सजेस्ट कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैं तो हमेशा उनसे कहता हूँ कि भाई आँख कान खुले रखो, तुमको और भी कुछ ऐसा मिलेगा जिससे तुम पैसे कमा सकते हो। बिल्कुल। और ये चीज़ एक्टर्स के लिए भी सही है, ये चीज़ वॉइस इंडस्ट्री में जो आना चाहता है उनके लिए भी सही है कि एक्सप्लोर मोर एवेन्यूज ऑल्सो, कि अगर इससे पैसा ना आए तो पैसा कहीं और से आए। हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो सर इस वक्त अपना घर और बच्चा संभालने के अलावा इंस्टाग्राम कर रही हूँ, उससे ब्रांड कोलैबोरेशंस आते हैं। आई एम वर्किंग एज अ वॉइस आर्टिस्ट, उससे आई एम अर्निंग, एंड आई एम वर्किंग एज अ यूट्यूबर एज वेल। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था ना कि ये यूट्यूब
वाले इसमें इनसिक्योरिटी हाँ। वो अब आनी शुरू हुई है, अच्छा, आ क्योंकि रही अब है? मैंने क्योंकि अब मैं सर आई एम पुटिंग एफर्ट्स. इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड मुझे पता ही नहीं था, मैं तो कर रही थी मज़े में. नाउ आई एम पुटिंग एफर्ट्स, नाउ आई हैव अ टीम. Now there are things at stake. यस डेफिनेटली. अगर ये चीज़ काम नहीं करेगी तो मेरी एक टीम है, उनको मुझे सैलरी देनी है. तो किस तरह की इनसिक्योरिटी होती है? एक तो ये हो गया कि पैसा देना है मुझे लोगों को, और क्या 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 भविष्य को लेकर कि ये आई हैव टू कीप इवॉल्विंग, ये कंटेंट, ये भी थॉट आता होगा ना कंटेंट क्या बनाए, कैसे बनाए. नंबर्स हर्ट. उस टाइम पे नहीं होता था. अगर अब ऐसा लगता है कि यार ये वाला एपिसोड कम से कम 1 लाख व्यूज़ तो क्रॉस करेगा कम से कम, और वो नहीं करता तो फिर बुरा लगता है. यू कीप अ ट्रैक. या नाउ वी हैव टू. एंड एक और चीज़ है कि एज एन आर्टिस्ट ना आपको संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें मैं खुश हूँ, और जो मुझे नहीं मिला शायद मुझे उस पर और काम करने की ज़रूरत है. जैसे मुझे याद है एक कैरेक्टर था ब्यूटी एंड द बीस्ट के लिए मैंने ऑडिशन दिया था, एंड वो मुझे पता था कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. ब्यूटी एंड द बीस्ट मतलब मैंने बचपन में देखा है और वो सब. तो जब मैंने ऑडिशन दिया तो मुझे लगा कि यार ये मुझे चाहिए, इसमें होना चाहिए मेरा. सो ऑडिशन तो हम हमेशा 100%, ऐसा थोड़ी है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट है तो ऐसे ही ऑडिशन दे दिया, और अच्छा प्रोजेक्ट है तो अच्छे से ऑडिशन तो 100% दे के ही देते हैं. लेकिन उसमें मेरा नहीं हुआ अप्रूव वॉइस. तो फिर मैंने खुद को बोला यार क्यों नहीं हुआ, क्या कमी थी. सो देन मैंने वो चीज़ ऑब्जर्व करनी शुरू करी कि जिसने किया उसने कैसा किया. एंड देन मैंने भी तो खुद को कितना इवॉल्व किया, हर आर्टिस्ट ने खुद को कितना इवॉल्व किया है. सो इनसिक्योरिटी ना हो उसके लिए संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ उसमें मैं बेस्ट हूँ, और जो मुझे नहीं मिला उसमें मुझे सुधार करने की ज़रूरत है. तो यहाँ पर थोड़ी इनसिक्योरिटी बेसिकली ज़रूरी भी है. हाँ है ना? हाँ मतलब इनसिक्योरिटी पूरी तरह से नेगेटिव कॉनोटेशन में नहीं है. हाँ. थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आपको शायद इट कीप्स यू ऑन योर फीट. मतलब ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि यार उसे क्यों मिला. हाँ. ये फीलिंग आनी चाहिए यार उसे मिला ठीक है, पर मुझे क्यों नहीं मिला, क्योंकि मेरे में ये कमी थी. ओके नाउ लेट्स वर्क ऑन दिस. वो शिवमंगल सिंह सुमन की कविता है ना, नहीं शिवमंगल की कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती. तो उसमें एक पंक्ति है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. यस ये थॉट आई थिंक होना बड़ा ज़रूरी है कि बिल्कुल. जो भी कमी है उसको सुधार करें, बजाय इसके कि आए उसको कैसे मिल गया. हाँ. तो इनसिक्योरिटी होना अच्छा है, जेलसी होना अच्छा है. जेलसी होना खराब. थोड़ा बहुत मतलब इनसिक्योरिटी, जैसे थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना अच्छा है. हाँ हाँ. थोड़ा बहुत स्ट्रेस थोड़ी बहुत नर्वसनेस होनी भी अरे बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. उसका भी एक बड़ा खूबसूरत किस्सा है डर का. कि कर्ण से किसी ने पूछा आपको डर नहीं लगता, आप तो इतने बड़े योद्धा हैं. बोले नहीं, वो लकड़ी के योद्धा होते हैं जिन्हें डर नहीं लगता. मेरा डर मुझे सचेत रखता है, मेरा डर मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता. तो डर तो है ही है, ज़रूरी है. यस यस. यू टॉकिंग अबाउट ऑडिशंस. अच्छा, मुझसे भी कई लोग ये बात पूछते रहते हैं, आपको अभी भी ऑडिशन देने पड़ते हैं? आपको अभी भी ऑडिशन देने पड़ते हैं? बिल्कुल. और ये मतलब बताना पड़ता है लोगों को कि ऑडिशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री स्पेशली. या कैसे पता चलेगा उसको कि हमारी वॉइस सूट कर रही है कि नहीं कर रही है? फ़र्क आया है पहले के ऑडिशन और अब के ऑडिशंस में? बिल्कुल. इन टर्म्स ऑफ यू लुकिंग फॉर रिजल्ट, इन टर्म्स ऑफ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? नहीं टचवुड नहीं आया सर, और ना ही आए तो अच्छा है. नहीं मतलब अब पहले ऐसा कभी होता होगा ना कि अच्छा आया नहीं, फ़ोन नहीं आया, बताया नहीं उन्होंने. वैसा नहीं होता सर. पता नहीं क्यों, पर मेरे मन में ना ये चीज़ है कि जो चीज़ मेरे लिए लिखी है वो मुझे मिलेगी. क्या बात है. तो इसलिए वैसा होता नहीं है. कई बार कुछ कैरेक्टर ऐसा होता है जो शायद मैंने अपने बचपन में देखा है और मुझे पता है कि ये कैरेक्टर है, तो ऐसा लगता है कि यार ये मिल जाए तो अच्छा. मतलब मैंने अपने बचपन वाला कैरेक्टर परफॉर्म करूँगी. फॉर एग्जाम्पल बबल्स, शी वॉज वन ऑफ दोज पावरपफ गर्ल्स. हम बचपन में बैठ के देखते थे. ओके. जब उसका नया वर्जन आया 15 साल के बाद कार्टून नेटवर्क पे, मैंने ऑडिशन दिया और मेरा अप्रूव हो गया, तो उसकी खुशी एक अलग ही है कि यार तो पावरपफ गर्ल खुश होकर कैसे एक्नॉलेज करेगी? ओह वाओ, मैं सेलेक्ट हो गई, कितना मजा आ रहा है, वाओ 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 वाओ. और बबल्स
बबल्स या तो बबल्स कैसे एक्सप्रेस बबल्स करेंगे? ही तो है ये। अच्छा, ये बबल्स ही हैं। सो पावर ऑफ गर्ल्स एक शो है जिसमें 3 गर्ल्स हैं हाँ। जो दुनिया को बचाती हैं। मैं कितना निपट गंवार हूँ इन सब कोई बात नहीं मामलों में। सर। कोई बात बनता है। ठीक है। हाँ, अब हर चीज़ तो नहीं आ सकती, नहीं, मतलब हर right. चीज़ में तो दखल नहीं हो सकता। आपने कौन से कार्टून्स देखे थे बचपन में? ही मैन एंड द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स। ही मैन। He Man and the Masters of the Universe. यस। एक वो था, फिर टॉम एंड जेरी ऑफ कोर्स, हाँ, वो मिकी तो हम माउस। सबका। तो ये यही कैरेक्टर्स याद हैं। बघीरा, हाँ, जंगल बुक। जंगल बुक, वो प्लेन चलाता था। अंकल स्क्रूज वही थे ना? नहीं, बघीरा थोड़ी प्लेन बघीरा चलाता नहीं, था। सॉरी, आई एम सॉरी, देयर वाज अ बेयर हु यूज्ड टू फ्लाई अ प्लेन। कोई बताओ मुझे। टेलस्पिन। टेल स्पिन, यस। कभी टेल स्पिन नहीं आया? टेलस्पिन अभी तक तो सर नहीं आया नया वर्जन। हम लोगों ने तो ये सब किया है मैंने। अब आप सोचो अगर आपको ये टेलस्पिन के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया जाए तो आपकी एक अलग इमोशंस आ जाएंगे ना, बचपन याद आ जाएगा। yes, yes. तो वैसा होता है जब कोई ऐसा कोई कैरेक्टर आ जाता है ना, तो ऐसा लगता है हाल यार फिलहाल ये में ऐसा मिल कुछ जाए है? तो। हाल फिलहाल में आई थिंक बबल्स इज़ द लास्ट दैट आई हैव डन। उसके बाद तो नई चीज़ें बन रही है। अभी नए इंडियन एनिमेशन शोज बहुत आ रहे हैं। अच्छा, यस। और कैसे हैं वो? मज़ेदार हैं, बहुत अच्छे हैं। इवॉल्व हो रहा है सर ये भी। हम्म, जैसे जब शुरुआत हुई तो छोटा भीम हमारा पहला इंडियन एनिमेशन था जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। मैंने 2014 में उसे वॉइस देना शुरू किया। अब धीरे धीरे बहुत सारे एनिमेशन शोज़ आ रहे हैं जो इंडियन एनिमेशन है, इंडियंस ने इंडिया में प्रोड्यूस हुए हैं, इंडिया में बने हैं। और ये भी बहुत अलग एक्सपीरियंस है क्योंकि इसमें ना जब हम डब करते हैं तो हमारे पास एक मान लो एक प्रोजेक्ट पूरा रेडी हो के आता है। अब मैं एक कैरेक्टर को डब कर रही हूँ, चाहे वो बबल्स है फॉर एग्जांपल, तो अब जैसे उसमें इंग्लिश आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया है वैसे ही मुझे सेम परफॉर्म करना है, वर्ड टू वर्ड, एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन। आई कैन नॉट चेंज एनीथिंग। रेफरेंस आ गया। सो आई हैव टू बेसिकली आई हैव टू कॉपी हर। बट हियर इंडियन एनिमेशन शोज में वी हैव अ फुल ओपन ग्राउंड क्योंकि इसमें एनिमेशन बना नहीं है, इसमें हम जो परफॉर्म करेंगे उस पर एनिमेशन बनेगा। तो एक तरह से प्ले की तरह आप उसको ऑडियो प्ले की तरह हम रिकॉर्ड करते हैं और उसके ऊपर एनिमेशन बनता है। तो यहाँ पर इंडियन एनिमेशन शोज रिकॉर्ड करने में ज़्यादा मज़ा आता है। अभी मैं एक शो कर रही हूँ, उसका नाम है जय जगन्नाथ, और वो जगन्नाथ भगवान के ऊपर कार्टून है। और उसमें मैं बलराम का कैरेक्टर कर रही हूँ। अच्छा। जो एक बच्चा है और उसे जगन्नाथ प्रभु दिखाई देते हैं, वो भी बाल रूप में है। अच्छा, तो वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और सिर्फ बलराम को ही दिखाई देते हैं। बलराम कैसे बात करता है उनसे? बलराम बहुत ही उसमें ना, अब देखो मुझे बहुत लिबर्टी मिलती है, हाँ, तो मैं उसमें थोड़ा बहुत तोतलापन भी डाल देती हूँ कभी कभी, ओके। लिबर्टी लेके। और मुझे उस शो के राइटर ने, उस शो के म्यूज़िक डिज़ाइनर ने, उस शो के डायरेक्टर ने, सब ने फ़ोन करके स्पेशली इतना अप्रिशिएट किया है कि सोनल हमें आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी है। अरे वाह, जब मैंने ऑडिशन दिया था तब का बलराम और अभी का बलराम बहुत डिफरेंट है क्योंकि इवॉल्व हो गया। हाँ, अब करते करते मैंने भी बलराम को एक अलग तरह से देखना शुरू कर दिया। तो अब बलराम जब जगन्नाथ से बात करता है ना, तो वो बोलता है, जगन तू ऐसा क्यों बोल रहा है, मैं तेरा दोस्त हूँ ना, ऐसा मत बोल, मुझसे नाराज मत होना जगन। तो बहुत ही प्यारा भोला सा बच्चा। एंड तू ऐसा क्यों बोल रहा है? तो बोल रहा है को भी बोल रहा है ऐसा कर दिया। सो उसमें बहुत लिबर्टी होती है। दैट इज आई लाइक इंडियन एनिमेशन शोज मोर एज अ परफॉर्मर। कोई ऐसा कैरेक्टर जो बहुत चैलेंजिंग ना हुआ हो, ऐसा तो नहीं मैं मान सकता। कोई ऐसा कैरेक्टर जो बहुत चैलेंजिंग लगा हो करने में? हाँ, एक मैं शो करती थी, उसका नाम था एलेना ऑफ एवलोर। वो एक डिज्नी प्रिंसेस है। अच्छा, तो वो हमेशा ऐसे बोलती थी कि हमें अपने राज्य को बचाना होगा, पिताजी, नाना जी चलिए, कुछ ऐसे बोलती थी, ठीक है। एंड सडनली उसमें क्या हुआ, एक एपिसोड में उसके अंदर एक विच घुस जाती है। सो नाउ शी इज़ अ नेगेटिव कैरेक्टर सडनली एंड शी इज सेइंग ये क्या हो गया। तो आई हैड टू परफॉर्म क्योंकि वो मेरा ही कैरेक्टर है, अब मुझे तो करना पड़ेगा। पर नेगेटिव कैरेक्टर्स परफॉर्म करना मेरे लिए आज भी चैलेंजिंग है। मैं तो ढूंढता हूँ कि मुझे कोई नेगेटिव कैरेक्टर दे दे। मैं वो एक साइड एक्सप्लोर करना बड़ा मज़ेदार होगा। मज़ेदार होता है, हाँ। और सर देखो, जब मुझे एक्सप्लोर करने का मौका मिला, बिकॉज आई डिड नॉट हैव एन ऑप्शन, वो मेरा ही कैरेक्टर है तो मुझे करना ही पड़ेगा। वो सडनली अगर नेगेटिव बन गई है तो
सो आई डिड नॉट हैव एन ऑप्शन. हम्म, जब मुझे करना पड़ा तो मुझे पता चला यार मैं ये भी कर सकती हूँ. जब मुझे छोटा भीम के लिए ऑडिशन देना पड़ा, थैंक्स टू अंजू मैम एंड पिंकी मैम कि उन्होंने बोला कि करो, नहीं करो. जब मुझे करना पड़ा तो मुझे पता चला, वरना अदरवाइज तो मैंने अपने आप को एकदम कंफर्ट जोन में बांध दिया. हाँ बांधा हुआ था और मैंने सोचा हुआ था कि मैं नहीं कर सकती. मैजिक लाइज बियॉन्ड द कंफर्ट जोन. या तो भैया मैजिक कंफर्ट जोन के बियॉन्ड है, ये देख लीजिए आप, ये है मैजिक, बिल्कुल, दिस इज बिल्कुल. मैजिक. बिल्कुल. जब हम अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे तभी हम कुछ ऐसा कर पाएंगे जो हम खुद भी हम शॉक हो जाएंगे कि यार वाओ, मैं ये भी कर सकती हूँ. और ये मेरे साथ हुआ है बहुत बार. पैसा, हाउ हैज दैट चेंज्ड ओवर द इयर्स? ऑब्वियसली अब पिछले 2-3 सालों में तो बहुत बदल गया होगा, पर अभी प्योरली वॉइसिंग की बात करें जी. तो उसकी मैथमेटिक्स अलग है, एज इन डबिंग की मैथमेटिक्स अलग है, एडवर्टाइजिंग वॉइस ओवर की मैथमेटिक्स अलग है, रियलिटी शो वॉइस ओवर्स की मैथमेटिक्स अलग है. तो ये जो फ़र्क आया है, इसने कितना कंफर्टेबल किया है? कौन सा फ़र्क? अब जो सोशल मीडिया से जो पैसा आ रहा है, हाँ. क्योंकि वॉइसिंग में मैं भी हूँ, तो डबिंग की लिमिटेशन है ना. तो कभी उस समय ये लगा कि ये पैसे कम हैं यार, और जब ये सोशल मीडिया से पैसे आने शुरू हुए तब स्पेशली, क्योंकि आपके पास कंपैरिजन है, मुझे यार यहाँ ये काम करना है, इतना पैसा आ रहा है, ये तो यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, कभी वो थॉट आया? सर देखो, जब मैंने शुरू किया मैं बच्ची थी, तो कितना पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, वो सब कभी सोचा ही नहीं. इनफैक्ट मुझे ये चीज़ याद है कि मैंने डोरेमोन, एक सीज़न में 52 एपिसोड्स होते हैं, और जब मेरा चेक आया तो मेरे पापा ने ना सब रिश्तेदारों को फ़ोन करके, इनफैक्ट मेरे कुछ दोस्तों को भी ये चीज़ बताई कि सोनल का जो चेक आया ना वो मेरी सैलरी से भी ज़्यादा है. तो आई थिंक दैट गेव मी अ कॉन्फिडेंस एंड बूस्ट. मतलब वो एक छोटे बच्चे के लिए सोचो आप कि 15 साल के बच्चे के लिए वो कितनी बड़ी चीज़ हो गई, जबकि वो पैसा मैंने यूज़ भी नहीं करना था. मैं तो क्या, मेरी कुछ 15 साल के बच्चे को थोड़ी चाहिए होता है. 50,000 का चेक था शायद वो नंबर है बच्चे के लिए, तो सिर्फ वो नंबर है, राइट. ना ही वो मेरे अकाउंट, या अगर मेरा अकाउंट होगा भी बच्चों वाला जो अकाउंट होता है लेस देन 18 वाला, तो पैसा कभी मोटिव था ही नहीं, क्योंकि वो चाहिए ही नहीं था इनिशियली. उसके बाद जब धीरे धीरे जब यूट्यूब आया, तब तक भी मेरे ना सर, एक्चुअली क्या है, मेरे सपने ना अपने आप, मैंने वो सपने देखे भी नहीं जो पूरे होते गए, टचवुड. जैसे बॉम्बे में घर होना मेरा कभी सपना था ही नहीं. जब मुझे बॉम्बे में लगभग 8 साल हो गए थे, तब मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि नहीं, अभी रेंट, आई वॉज पेइंग अराउंड 30,000 एज रेंट. तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी घर खरीदते हैं. तो मम्मी पापा ने और मेरी जो भी सेविंग्स थी वो सब मिला के एक घर लिया मलाड में. तो वो घर हो गया. मेरा वो एम था ही नहीं, मैं बस काम करती ही जा रही थी, एमलेस. तो वो वाले सपने भी पूरे होते गए जो कभी सपने थे ही नहीं. जब यूट्यूब से भी पैसा आना शुरू हुआ तो भी ना ऐसा कभी लालच था ही नहीं कि पैसा और चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना था कि मतलब मेरे से नहीं संभल रहा था, पापा ही संभालते थे. नहीं, कभी ऐसा हो ना तो यही 6 किलोमीटर पर दूर अभी बोरीवली चीज़ें में अलग घर है, अभी चीज़ें अलग है, मैं बताती हूँ. अब तो ऐसा होगा नहीं ना. तो अब लेकिन ऐसा है कि हाँ, मैं वॉइसिंग से शायद जितना पूरे महीने में कमा रही हूँ ना, उतना मुझे एक इंस्टाग्राम की ब्रांड डील दे देती है. तो ऐसा कंपैरिजन तो आता है दिमाग में कि यार ये तो बड़ी सही चीज़ है फिर. लेकिन वॉइसिंग मैं छोड़ नहीं सकती. पीछे कई बार कई लोगों ने मुझे बताया कि अरे सोनल, तुम यहाँ स्टूडियो में. मैंने कहा हाँ सर, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा हमें तो लगा कि तुमने छोड़ दिया. मैंने कहा क्यों सर, मैं क्यों छोड़ूंगी? तो उन्होंने कहा अरे तुम तो अब बहुत पैसे छाप रही हो, हमें पता चला है. मैंने कहा सर कहाँ छप रहे हैं, मुझे भी बता दो. हम भी जाके ले आए. हाँ, तो ऐसे थोड़ा सा लोगों को लगता भी है कि जैसे तो बहुत पैसे छप रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है. अच्छा, मतलब है ये ऑकवर्ड सा सवाल, बट हमने कहा चलो लिबर्टी लेके पूछ ही लेते हैं. एक अगर रेंज देनी हो कि क्या है एक वो रेंज जो महीने में डबिंग से आ सकती है. मैं रियलिटी शो का जैसे मैं बताता हूँ कि अगर मैं एक रियलिटी शो का वॉइस ओवर करता हूँ तो मैं आई कैन चार्ज एनीथिंग बिटवीन 15,000 से 30,000 रुपए के बीच में, और मेरा 5 मिनट जाएगा शायद उसमें.
पर वो आपके एक्सपीरियंस के हाँ, पैसे हैं। वो एक्सपीरियंस कोई अभी आज अगर शुरू करेगा तो उसे 15,000 नहीं मिलेंगे। तो ये एक एडवर्टाइजिंग में अगर आप करते हो और ऑल मीडियम्स का राइट अगर मिलता है तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए आप एक वॉइस ओवर का ले लेते हो। वहीं अब आप ये भी लेकिन लोगों को समझ नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि आपने 15,000 में एक वीओ किया, हाँ, अब वही वॉइस ओवर अगर टीवी पे, डिजिटल पे, थिएटर पे, सब जगह जा रहा है, रेडियो उसके पे एडिट्स वेडिट्स जा रहे हैं, एक साल का फुल राइट है बेसिकली हाँ। कि आपको जो करना है इसके साथ करो, करो, हमने पूरे राइट दे दिए, तब आप इस तरह का 1.5 लाख रुपए पे तो चार्ज आप करो। 5 मिनट का एक वॉइस ओवर करके आप 1.5 लाख रुपए कमा पर ये ना सोचें भाई कि ऐसे ही पैसे मिलते हैं। 15,000 रुपये होते हैं, कभी कभी आदमी रो गिड़गड़ा के 5,000 में भी काम कराता है, 10,000, हर तरह का। डबिंग में थोड़ा सा कम है। समय ज़्यादा लगता है। हाँ। अब पैसे अब फिर भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी, ऑल थैंक्स टू नेटफ्लिक्स, आई मस्ट से। हाँ, ऑल थैंक्स टू नेटफ्लिक्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद नेटफ्लिक्स। Yes. अश्विनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप Thank you, लोगों ने ma'am. हाँ पैसे बढ़वा दिए। तो एक अगर एक रेंज देनी हो विद योर काइंड ऑफ फॉलोइंग, क्या पैसे हम इस सर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं। जैसा अभी मैंने बोला, नेटफ्लिक्स के आने के बाद हमारी इंडस्ट्री में काम बहुत बढ़ गया है और पैसा भी बढ़ गया है। मतलब जितना अगर हमें पर एपिसोड मान लो 750 मिल रहा था किसी एक काम के लिए, और मिला है, मतलब मैंने 750 रुपये में भी मैंने भी काम आज किया। भी होता है हाँ, सर। अच्छा। तो उतने ही काम के लिए नेटफ्लिक्स में अगर आप कर रहे हो तो 3,000 रुपये भी मिलते हैं, विच इज़ लाइक 5 टाइम्स, Yeah. ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। Yeah. तो थैंक्स टू नेटफ्लिक्स, तो काम भी बढ़ गया है, पैसा भी बढ़ गया है, जो कि अच्छी चीज़ है। पर आई फील इसमें एक और फैक्टर ये है कि एक आर्टिस्ट जब शुरू करता है तो उसे हर तरह का काम करना पड़ता है। मैंने भी जब शुरुआत में मुंबई में काम किया है तो बिना पूछे कि सर मुझे कितने मिलेंगे पर एपिसोड, मैंने काम किया है। अब तो लोग खुद ही बोल देते हैं, बता वरना देते बहुत कम ऐसा होता है कि हम पूछते हैं कि कितने पैसे मिलेंगे। काम अच्छा है, बाद में बातें हैं कि अच्छा ठीक है बजट बता दो थोड़ा सा। हाँ, तो इनिशियली हो सकता है कि आपको लो बजट काम भी करना पड़े और अपने आप को ओपन रखना पड़ेगा कि हाँ ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे करना है, सीखने के लिए। क्योंकि ये वाली जो कला है ये माइक पे आके ही आप इसे और पॉलिश कर सकते हो। घर पे उतनी पॉलिश नहीं कर सकते, आप तैयारी कर सकते हो घर पे, पर पॉलिश होगी माइक पे। तो ये भी चीज़, और उसके बाद खुद की वर्थ पहचानना कि 2 साल बाद कि हाँ यार नाउ आई एम एट अ स्टेज वेयर आई कैन डिमांड कि नहीं सर मैं इतने में नहीं करूँगा, तो ना बोलना भी आना चाहिए। सो इनिशियली आई फील कोई अगर एक वॉइस आर्टिस्ट एज अ वॉइस आर्टिस्ट काम कर रहा है, पूरे महीने काम कर रहा है, तो आराम से अगर मैं ये सोच के चल रही हूँ कि शुरुआत करने के लिए उन्हें लो बजट काम से शुरू करना पड़ रहा है, तो आराम से वो 50,000 कमा सकते हैं एज अ डबिंग आर्टिस्ट, such a decent amount. Yeah. एज अ डबिंग आर्टिस्ट। yeah. एंड धीरे धीरे व्हेन यू गेन एक्सपीरियंस एंड आपको अपनी वर्थ पहचाननी आ गई है एंड यू कैन टेक अ स्टैंड, तो आप आराम से 2 लाख रुपए तो कमा सकते हो। और दैट कैन गो अप टू 5 एज वेल। 5 as well, yeah, yeah. और अगर आप वॉइस ओवर्स कर रहे हो तो आप 5 2 दिन में कमा सकते हो। कहाँ हैं ऐसे वॉइस ओवर्स? लेकर आओ, जल्दी लाओ सारे एडवर्टाइजिंग वालों। पर सर ना बोलना भी एक कला है, ज़रूरी। और ना बोलने के टाइम पे बहुत इनसिक्योरिटी, जो हम इनसिक्योरिटी की बात कर रहे हैं ना कि मान लो मेरे पास एक कॉल आया और उन्होंने कहा ये काम है और परसों की बात है, तो मैंने उन्हें जो काम था ऐड का काम था और मैंने जो उन्हें 6 फिल्म्स का कोटेशन दिया वो मान लीजिए है 2 लाख रुपए, उन्होंने मुझे बोला 80,000। अरे बहुत हो रहा है आजकल ये। हाँ, तो नेगोशिएशन हुआ, तो जो लास्ट जो बात जहाँ छूटी उन्होंने बोला वील लेट यू नो। अब वील लेट यू नो के बाद जो एक आर्टिस्ट के मन में चलता है ना, यार क्या होगा, 1.5 लाख तक तो पहुँच गए थे, वापस आएंगे कि नहीं, 1.5 लाख गया, चलो मैं ही सामने से मैसेज करता हूँ, पूछ लेते हैं। हाँ, तो वो भी एक चीज़, जब आप एक पॉइंट पे पहुँच जाते हो तो वो पीछे छोड़ना बहुत ज़रूरी है कि वो गया, ये मान लेना कि हाँ, वो चला गया है, अब हाँ, उसको चेज नहीं करना है, मुझे आना होगा तो आएगा और वो आ जाएगा। यस। अगर चेज नहीं करेंगे तो आ जाएगा। और वो तभी होगा जब आपके मन में आपको पता है कि यार मेरा जो टैलेंट है उसकी वर्थ इतनी है, इससे नीचे मैं नहीं करूँगा। तो वो चला गया तो ठीक है, चला गया। अभी मैंने पिछले महीने 5 लाख के काम को मना किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगा यार ये मेरी वर्थ नहीं है। और थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। कल मेरे पास किसी का फ़ोन आया कि हमने किसी बहुत सीनियर एक्टर से ये कराया था नहीं जमा, अच्छा।
वॉइस ओवर ही था, अच्छा। तो आप कर दीजिए। तो मैंने कहा जब इन्होंने उस सीनियर एक्टर का नाम लिया था उन्होंने, मैं समझ गया कि इनका तो चार्ज ये है, मुझे पता था उनका रेट क्या है। तो फिर मैंने उस हिसाब से कोट किया, मैंने कहा कि उसमें तो कोई ढिलाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब इतना आप उसको दे सकते हो तो हमें भी दे ही सकते हो। तो थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, yes। And आपको when- पता होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो वो कहाँ पर आने वाला है, या कहाँ पर जाने वाला है, और वहाँ से कितना पैसा निकल सकता है। ये सारी चीज़ें बहुत लेकिन बाद में समझ में आती हैं, शुरुआत में तो नहीं पता होता। ये दिस टेक्स अस बैक टू दैट फर्स्ट कॉन्वर्सेशन वी हैड। आर्ट और कॉमर्स को कभी अलग ना करें। आर्ट और कॉमर्स हमेशा साथ साथ चलते हैं। अपने अंदर के बिजनेसमैन को जिंदा रखें। टू ऑल द आर्टिस्ट्स, आप एक बिजनेसमैन भी हैं, यस, बिजनेसमैन है, बिजनेस वुमन भी हैं, यस। और अगर नहीं है तो बन जाओ। ज़रूरी है। क्या ऐसे 2 फेज हैं जहाँ पर यू आर नॉट अ बिजनेसमैन या एंड यू सफर्ड? या आई डोंट नो इफ आई सफर्ड और नॉट, बिकॉज आई वाज हैप्पी। सफर्ड चलो रिलेटिव टर्म में ले लेते हैं। सफर्ड इन द सेंस कि लोगों ने काटा हो, हाँ, होगा काटते हैं ना लोग। होगा होगा। ऐसे कितने सारे मेरे साथ इंसिडेंट्स हैं जहाँ मुझे पता चला कि कटा है अपना, मुझे भी पता चला। क्योंकि हम बिजनेसमैन नहीं थे, हम तो आर्ट में। ऐसा मेरे साथ हुआ, मैं एक प्रोजेक्ट कर रही थी और मुझे पता चला कि उसमें बाकी सारे आर्टिस्ट के पैसे बढ़ गए हैं, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, ओहो, और मेरे नहीं बढ़े हैं। और जब मैंने जाके प्रोड्यूसर से बात की तो उन्होंने कहा आपने बोला ही नहीं। मैंने कहा क्या? ये ओह। क्या हुआ? तो बोलना भी ज़रूरी है। बोलना भी ज़रूरी है। और ये जो आर्ट और कॉमर्स की बात है ना सर, जब मेरी शादी हुई तब मुझे समझ में आया। उससे पहले तक मैं सिर्फ आर्टिस्ट थी, हाँ, क्योंकि मैंने आपको बोला मेरा एम पैसा था ही नहीं, तो पैसे की तरफ ध्यान था ही नहीं। मैंने बेवकूफ़ी है कि लोगों को फ़ोन भी नहीं करती थी कि मेरा चेक रेडी है क्या। यार बहुत टाइम हो गया, 6 महीने हो गए, सामने से फ़ोन आता था, अरे अपना चेक लेके जाओ, एक्सपायर होने वाला है। ऐसा था, मतलब मेरे सिर पे काम का इतना जुनून था कि मुझे काम करना है बस। तो लेकिन मेरी शादी के बाद मुझे उत्कर्ष ने ये चीज़ सिखाई है दैट यू आर एन आर्टिस्ट, क्योंकि ही इज़ फ्रॉम द फील्ड, ही इज़ अ लाइन प्रोड्यूसर। उन्होंने देखा है कि एक्टर्स कैसे बिहेव करते हैं, आर्टिस्ट कैसे होने चाहिए, उनकी चीज़ें कैसे मैनेज होनी चाहिए। सो ही हैज़ टॉट मी अ लॉट ऑफ टाइम्स ही हैज़ गाइडेड मी कि ये चीज़ ऐसे नहीं वैसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। ये जो यूट्यूब चैनल को भी वापस उठाने का आइडिया है वो कहीं ना कहीं उन्हीं के दिमाग, क्योंकि जब हमने ये चीज़ सोची कि चलो हम पॉडकास्ट शुरू करते हैं, तो मेरे दिमाग में एक प्रॉपर सेटअप, कैमरा, लाइट, ये सब था ही नहीं, क्योंकि मैंने जो किया है वो तो एक फ़ोन से किया काम है। चलाओ। हाँ हाँ, मतलब तो मैंने बोला वैसे ही करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम अच्छे से करेंगे, हम प्रॉपर कैमराज, माइक्स अच्छे से लगाएंगे। तो हम लोग की ज़िंदगी में ऐसे जामवंत होने बड़े ज़रूरी हैं। बहुत हमारी ज़रूरी ज़िंदगी में नीलेश हैं, हाँ, आपकी ज़िंदगी में उत्कर्ष। ये चीज़ उन्होंने, पता है 5 साल पहले जब मैं व्लॉगिंग करती थी तो उन्होंने कहा कि हम एक एडिटर रखते हैं, सो दैट, क्योंकि मेरे पे बहुत प्रेशर आ रहा था, मैं व्लॉग्स भी कर रही हूँ, मैं एडिट भी कर रही हूँ, मैं अपना काम भी संभाल रही हूँ, तो उन्होंने कहा हम एक एडिटर रखते हैं और वो करते हैं। पर मैं, क्योंकि क्रिएटिव बंदा थोड़ा सा वो भी होता है कि नहीं यार ये चीज़ ऐसी ही चाहिए, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसी चाहिए, और खुद से जो काम किया जाता है वो उसका मज़ा कुछ और ही होता है। तो उस टाइम पे मैंने माना नहीं उनकी बात। अब मुझे लगता है अगर शायद मैंने मान ली होती तो मैंने व्लॉगिंग छोड़ी ना होती, क्योंकि मैंने छोड़ी इसलिए क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता था। तो यस, दिस इज़ वेरी ये इंपॉर्टेंट। शिकायत रहेगी उनसे, ये सारे सवाल उनसे पूछते, उनसे जवाब लेते, आए नहीं वो। आए नहीं, आज यहाँ दूसरी चेयर और होने वाली दो थी। चेयर होती यहाँ पर उत्कर्ष बाबू, ये उधार रहा पॉडकास्ट। जो लोग आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, तैयारी तो बहुत ज़रूरी है। यस, पहले तो तैयारी के महत्व को समझा दें उनको, ये ना सोचें कि ये बड़ा आसान काम है। कई लोग ना एस्केपिस्ट रवैये के साथ आते हैं कि हमारा जो काम है बड़ा मुश्किल है, जो हम कर रहे हैं ऑलरेडी, ये थोड़ा आसान है, चलो ये करने की कोशिश करते हैं। और दूसरे तरह के लोग आते हैं जिनके दोस्तों ने उनसे कहा है कि माँ मम्मी कहती हैं कि आवाज़ बड़ी अच्छी है, कर लो। हमारे दोस्तों ने कहा है बड़ी आवाज़ अच्छी है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या सलाह है? नहीं, ये काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये सोच के कि मेरी आवाज़ अच्छी है और आप आ जाएं, वो भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ आवाज़ का खेल नहीं है, इसमें लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशंस, एक्टिंग, क्योंकि वॉइस एक्टिंग करनी है। अगर आपको डबिंग करनी है तो एक्टिंग करनी है माइक पे, तो खुद की एक्टिंग को निखारना, अपनी लैंग्वेज को प्रॉपर रखना, अपना
थ्रो क्या होता है, पिच क्या होता है, और ये जो हमने कुछ कुछ बीच बीच में प्रैक्टिसेस बताई वो सब करना. रीडिंग, आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए. सो रीड न्यूज़पेपर्स, रीड वट एवर बुक इफ़ यू हैव. जो भी लैंग्वेज में आप काम करना चाहते हैं उस लैंग्वेज को मास्टर करना बहुत ज़रूरी है. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. और जब आप माइक पे बैठोगे ना तो सब यहाँ से सब ज़ीरो हो जाएगा एकदम से. जब पहली लाइन हम बोलते हैं ना तो क्योंकि हमें खुद की भी आवाज़ सुनाई दे रही होती है, हमें पायलट भी सुनाई दे रहा होता है, और फिर हमें बोलना भी है, हमें देखना भी है, हमें सुनना भी है, पढ़ना भी है, सब करना है. एकदम से सब फंबल करने लग जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, लाइन निकल गई, मैंने तो बोला ही नहीं. तो जब आप माइक पे आओगे वो एक अलग ही प्रैक्टिस है. ऐसे सोच के मत आना कि मैं तो परफेक्ट हूँ, क्योंकि लर्निंग तो हम भी आज भी चल रही है हमारी. हमेशा ऑडिशंस आज चलती भी चल रहेगी. रहे हाँ. हैं. यस, डू यू ट्रेन स्टिल? आई एम गोइंग टू स्टार्ट, रीस्टार्ट. तो अगर कोई लोग आपसे ट्रेन करना चाहते हो कि आप उन्हें ट्रेनिंग दें, आपकी छत्र छाया में वो सीखें, तो कितना समय लगेगा आपको वापस आने में? हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर यू स्टार्ट योर क्लासेस अगेन? सर मोस्टली नेक्स्ट मंथ से वी आर प्लानिंग. ओह वंडरफुल, हाँ. सुपर. तो आप और एक इनको- और चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि जितने भी लोग सिखाते हैं, क्योंकि मैं खुद भी सिखाती हूँ, तो किसी से भी आप सीख लोगे, पर सीखने के बाद आप वॉइस आर्टिस्ट नहीं बन जाओगे. आप वॉइस आर्टिस्ट तब बनोगे जब आपको काम मिलना शुरू हो, जब आप काम करना शुरू कर दो, जब आपको काम मिलना शुरू हो, तब आप वॉइस आर्टिस्ट बनोगे. इट्स नॉट लाइक कि हमने एक कॉलेज से एक डिग्री ले ली अब हम बन मास्टर गए. हो गए. वैसा ये गलती मैंने करी थी एक बार शुरू में. मैं दर्पण सर से मैंने सीखा, और फिर मैं जाता था ये सोच के मैं तो सीख के आया हूँ. ये एटीट्यूड बिल्कुल नहीं होना चाहिए. नहीं होना चाहिए. हाँ. जो आप सीखते हो वो खाली आपको फेमिलियर कराता है चीज़ों हाँ. को. इट डजंट स्टैंड यू अपार्ट. व्हाट स्टैंड्स यू अपार्ट इज योर Yes. परफॉर्मेंस, इज योर एटीट्यूड. बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ स्किल. तो कोई आपको गाइड कर सकता है. जैसे हम डांसर, अगर मुझे आज डांसर बनना है तो मैं एक डांस टीचर के पास जाऊंगी, वो मुझे सिखा सकती है कि ये फॉर्म है, इसमें ऐसे करना है, इसमें वैसे करना है, पर करना तो मुझे ही है ना, मुझे करवा तो नहीं सकती. इवेंचुअली. तो अब चलते चलते एक आखिरी चीज़ जो चीप थ्रिल हम करते हैं कि जैसे मेरे शो पे, जिस शो को मैं जिस शो की मैं दूसरी आवाज़ हूँ, हाँ. उस शो पे अगर Big कुछ boss. कैरेक्टर्स आए तो कैसे? तो जैसे फॉर एग्जांपल दोपहर 3 बजे बड़े बॉस ने डोरेमोन को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया. तो अब डोरेमोन आ गए कॉन्फ्रेंस रूम में. क्या हेलो बात? बिग बॉस. हेलो बड़ी बॉस. मुझे आपसे बात करनी है. मुझे आपकी शक्ल देखनी है. मैं आपको देख सकता हूँ क्या? अगर आप मुझे अपनी शक्ल दिखाएंगे तो मैं आपको गैजेट दूंगा. दोपहर 3:30 बजे डोरेमोन से मिलने के बाद अब बड़े बॉस छोटा भीम से मिलना चाहते हैं. ओहो, कौन है ये बड़ा बॉस? आज तक दिखाई तो नहीं दिया. एक काम करता हूँ, ढोलकपुर से लड्डू लेकर जाता हूँ. लड्डू की खुशबू सूंघ कर बड़े बॉस खुद मुझसे मिलने चले आएंगे. शाम 4 बजे अब बड़े बॉस थोड़े नॉटी हो गए हैं और वो बबल से मिलना चाहते हैं. हाय, कितना अच्छा रूम है ये. टाउन्सविल में भी ऐसा रूम होगा तो मजा आ जाएगा. बड़े बॉस से कहती हूँ, बड़े बॉस, क्या टाउन्सविल में भी ऐसा ही रूम मेरे लिए बनवा दोगे? वहाँ पर मैं मेकअप करूँगी. शाम 4:30 बजे जाते जाते बड़े बॉस टीटू से मिलना चाहते थे. ओहो, हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ. कोई बड़ा बॉस नहीं है, मुझे पता है, छुप के बैठा रहता है. अब से यहाँ का बड़ा बॉस मैं हूँ, समझे ना? ये चलता रह सकता है वैसे तो, लेकिन मज़ा आ गया. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस. एज एन आर्टिस्ट कई चीज़ें हैं जो हम समझ सकते हैं, पर वो लोगों तक पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है. एक आखिरी चीज़ सभी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, किस तरह से वो रेलेवेंट रह सकते हैं जस्ट फॉर द कंटेंट क्रिएटर्स, क्योंकि ये भी बड़ा स्ट्रगल है. चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं, और स्पेशली तो डिजिटल लैंडस्केप है वो बहुत डायनामिक है. हाउ डू यू स्टे रेलेवेंट? हाउ डज अ कंटेंट क्रिएटर स्टे रेलेवेंट? सो हमें पता है कि अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एंड ऐसे में खुद को रेलेवेंट रखना भी बहुत ज़रूरी है, जैसा आपने बोला. एंड आई फील इसके लिए
एक तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी जेन्युइन, एंड यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू क्रिएटिंग. अवेयरनेस है ना आसपास की. यस, अवेयरनेस मतलब रिलेटेबल एंड जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर IPL चल रहा है तो उससे रिलेटेड चीज़ें इफ़ यू क्रिएट, उसमें भी अपना टच डाल के, ऑफ कोर्स अपने तरीके से. ऐसे नहीं कि उसने ये कर दिया तो चलो मैं भी ये कर देता हूँ. सो वट एवर इट इज़. कई मैं देखती हूँ कि मेकअप क्रिएटर्स अब वो कैसे IPL को करेंगे, तो वो कुछ वो बना के अपना फ्लैग बना के एंड दिस एंड दैट. दैट्स सो ब्यूटीफुल एज इन या कितना रिलेटेबल है. एग्जैक्टली. सो जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, बट इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए, जैसा कि सर ने कहा, अवेयरनेस एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सर मुझे लगती है रिस्पॉन्सिबिलिटी. वट एवर यू क्रिएटिंग. काफ़ी लोग आजकल कुछ भी बोल देते हैं सोशल मीडिया पे, विच इज़ नॉट डन. आप किसी के कमेंट भी कर रहे हो अगर किसी के पोस्ट पे, और अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा मत बोलो ना. क्या मिल जाएगा आपको बुरा बोल के. सो नेगेटिविटी से दूर रहो और खुद भी नेगेटिविटी मत फैलाओ. अच्छे रहो, पॉजिटिव रहो और अच्छा कंटेंट क्रिएट करो. एंड ये ध्यान रखो कि आपको देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं उनमें आज की जनरेशन भी हो सकती है, उनमें छोटे बच्चे भी हो सकते हैं जो आपको देख रहे हैं. तो वो आपका कंटेंट देख के कुछ ना कुछ सीखें और अच्छा सीखें. बस ये एक मन में होना चाहिए. क्यों ज़रूरी है, मैं एक और चीज़ बता देता हूँ. मेरा बेटा जो है 5 साल का है, उसने पुष्पा वाला गाना देख लिया. अच्छा. उस गाने में एक स्टेप है जहाँ पे यहाँ पे आग लगी है, वो ऐसे ऐसे करते हैं. हाँ. और फिर ऐसे सिगरेट लेके ऐसे करते हैं. अब वो ऐसे करता है. अब हम चाह के भी उसको वाइप ऑफ नहीं कर सकते. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंटेंट Yes. क्रिएटर्स की कि आप. यस. आखिरी सवाल जाते जाते, वॉइस आर्टिस्ट सोनल कौशल को देख लिया, कंटेंट क्रिएटर सोनल कौशल को देख लिया. एक्टर सोनल कौशल को कितनी जल्दी या कितना समय लगेगा आने में? कुछ किया है आपने काम, कुछ एड्स किया किए है हैं, सर. बट एडवर्टाइजिंग के बियॉन्ड पता नहीं सर, अब ये तो ऊपर वाला जानता है. बट आई एम ओपन टू थिंग्स. तो कोई मुझे कहता है कि आप ऑडिशंस क्यों नहीं देते या कुछ, तो हकीकत ये है कि मेरे पास टाइम नहीं है. लेकिन अगर कुछ आएगा तो मैं ज़रूर आई विल गिव माई 100% एंड आई सी. आई वॉन्ट टू सी इफ आई कैन डू दिस. कैन का तो सवाल है ही नहीं, व्हेन का सवाल है. व्हेन यू वांट टू डू इट. नहीं, पर मुझे लगता है ना सर कि पता नहीं, क्योंकि वैसे एक्टिंग की नहीं, एड्स में भी वो बहुत अलग चीज़ है. सो वैसी वाली एक्टिंग की नहीं है. सो आई एम नॉट श्योर एंड आई थिंक इट्स गुड. आई शुडंट बी लाइक, अगर मेरे अंदर ये होता यार मैं तो कर सकती हूँ, बुलाए तो सही कोई. पर ये चीज़ अच्छी है कि मुझे थोड़ा सा डर है कि क्या मैं कर पाऊँगी या नहीं. तो सीखने का भी स्कोप रहता है ना. बट लेट्स सी. बट हमें बड़ा पूरा भरोसा है कि जब भी आप आएंगी आप छा जाएंगी. जितनी जल्दी आएँ उतना अच्छा है. थैंक यू सर. और उम्मीद है कि कभी हम स्क्रीन शेयर करेंगे. ओह वाह. तो इस उम्मीद के साथ, जैसे कि मैं हमेशा विनोद दुआ जी की एक लाइन थी, जी. लेट विनोद दुआ जी की, यस. कि इस उम्मीद के साथ कि हमारा आने वाला कल हमारे आज से बेहतर हो. वाह. तो इसी उम्मीद के साथ कि हमारा आने वाला कल हमारे आज से और बेहतर हो. ये तो बेहतर है ही है, और बेहतर हो. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच सर. मुझे थैंक यू बहुत वेरी अच्छा मच लगा. फॉर इंस्पायरिंग.